Hello everybody, how are you all? Welcome to the Maths Professor channel. So we have started the रिंग थ्योरी है ना, और रिंग थ्योरी में हमने कुछ टर्म्स पढ़ ली थी अब तक है ना। अब तक हम इंटीग्रल डोमेन और लास्ट टर्म जो हमने करी थी वो था आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स है ना। आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स किनको कहते हैं? सो लेट्स टेक अ स्मॉल रीकैप ऑफ व्हाट वी हैव कवर्ड टिल नाउ एंड देन वी विल स्टार्टेड फ्रॉम द नीलपोटेंट एलिमेंट, राइट। सो रिंग थ्योरी में क्या किया था हमने? रिंग किया था, ठीक है। डेफिनेशन क्या होती है? जैसे ग्रुप में हमने किया था कि जी होता है विद टुगेदर विद वन ऑपरेशन, रिंग में दो ऑपरेशन आ जाते हैं, ठीक है। अब मान उनका नाम है, ये नाम मैंने दे दिया एडिशन, ठीक है, मतलब ये सिंबल है, और दूसरा एक डॉट। तो एडिशन के साथ मुझे पता है वो, ठीक है। जब भी मैं एडिशन की बात करूँ दैट मीन मैं सिर्फ ऑपरेशन को एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ठीक है। ऑपरेशन अब कुछ भी हो सकता है। एडिशन का मतलब कि प्लस सिंबल की बात कर रहा हूँ। अब एडिशन कैसे डिफाइन है दैट डिपेंड्स। यूजुअल एडिशन है कि कैसे है दैट डिपेंड्स, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं अगर कहीं एडिशन बोल रहा हूँ तो सिर्फ मैं यूजुअल एडिशन की बात कर रहा हूँ, और डिपेंड करता है किस में बात कर रहे हैं, ठीक है, क्या ऑपरेशन है, ठीक है। तो दो ऑपरेशन होता है एडिशन के साथ, वो कॉम्पिटिटिव ग्रुप होता है, और क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन के साथ, डॉट प्रोडक्ट के साथ वो सेमी ग्रुप बनाता है। और दो प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा जो सेटिस्फाई करता है दैट इज़ जो हम बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़, राइट, कि दो उसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ होती है। तो अगर ये पांच आपके पास कॉम्पिटिटिव प्रूव करने के लिए, दो आपके पास मोनोइड प्रूव कर ग्रुपॉइड प्रूव करने के लिए, सॉरी मोनोइड प्रूव करने के लिए, सॉरी सेमी ग्रुप ठीक है। एक फर्स्ट कॉम्पिटिटिव ग्रुप होना चाहिए, सेकंड वो सेमी ग्रुप होना चाहिए, और थर्ड लेफ़्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तब हम कहेंगे कि वो आपकी रिंग बन रही है। फिर हमने डिफरेंट एग्जांपल्स किए थे है ना, जेड प्लस जेड क्रॉस जेड, ये सारे एग्जांपल्स किए थे। फिर हमने मैट्रिसेस वाला जो जैसे जो हमने ग्रुप में किया, बस उन सभी को अब एडिशन के साथ हम देख के आए ही हैं, ठीक है। अब बस हम मल्टीप्लिकेशन के साथ में हम उसको ऐड कर दिया। फिर एक नया टर्म, हम नई टाइप की रिंग इंट्रोड्यूस करी, दैट इज़ गॉसियन इंटीजर्स, ठीक है। तो हमने देखा ये भी आपके पास क्या बनाती है, रिंग बनाती है, ठीक है। और कैसी रिंग होती है? कॉम्पिटिटिव रिंग होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि साइज ज़रूरी नहीं है कि जेड एन आई जो गॉसियन रिंग है वो साइक्लिक ग्रुप बनाए, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। तो हमने उसके एग्जांपल्स देखे कि साइक्लिक बनेगी कि नहीं बनेगी, है ना। उस केस में सारे हमने वो चीज़ें डील करी। उसके बाद ठीक है, उसके बाद हमने बात करी उसके बाद बात करी हमने ये जो इस टाइप के ग्रुप, इस टाइप की रिंग्स थी, ठीक है। क्यू क्रॉस ज़ीरो, ठीक है। दोनों ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है ना, दोनों को आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, ये भी ग्रुप बना रिंग बनाता है। फिर हमने एक अब रिंग तो थी ही, अब एक और एडिशनल प्रॉपर्टी ऐड कर दी मल्टीप्लिकेशन में कि वो कम्यूट भी कर रही हैं ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रही है देन हमने उसको नाम दे दिया, अलग से नाम दे दिया, हमने उसको बोल दिया कि वो कॉम्यूटेटिव रिंग है, ठीक है। फिर हमने अगेन जो हमने एग्जांपल अभी तक रिंग के लिए किए थे, हमने देखा कौन कौन सी कॉम्यूटेटिव हैं। तो हमें पता है M2 मैट्रिसेस वाली कॉम्यूटेटिव नहीं होती, तो ये कॉम्यूटेटिव रिंग नहीं है। जेड वाली होती है, जेड प्लस एबिलियन होता है, जेड डॉट के साथ सेमी ग्रुप बनाता है वो, ठीक है। एबिलियन भी तो कॉम्यूटेटिव रिंग तो है, ठीक है। फिर अगेन हमने जो रिंग के लिए एग्जांपल किए थे वही हमने इस पर अप्लाई करना शुरू कर दी। फिर हमने एक और टाइप की रिंग बनाई जिसको नाम दिया हमने बुलियन रिंग। अब ऐसी रिंग, ये कौन सी रिंग है जिसमें हर एलिमेंट जो है अगर उसको स्क्वेयर करो तो वो खुद आ जाए, ठीक है। ए स्क्वेयर करो तो ए आ जाए। तो जिस भी आपके पास रिंग में ऐसा हो रहा होगा हम उस रिंग को बोलेंगे बुलियन रिंग, ठीक है। नाम इसका फिक्स कर दिया। तो एग्जांपल दिया था हमने Z2 का, फिर Z2 क्रॉस Z2, जिसमें 4 एलिमेंट होते हैं, 8 वाले इनफाइनाइट एलिमेंट वाली हमने बनाई थी, ठीक है। कि ऐसे कोई रिंग का एग्जांपल दो जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो, ठीक है। फिर रिंग ये कर ली हमने। फिर थर्ड टाइप की रिंग की बात करी थी हमने कि रिंग विद यूनिटी। अब रिंग तो है ही वो, अब देखो यहाँ कॉम्यूटेटिविटी की बात नहीं हो रही है, अब रिंग तो है। अब वो कह रहा है कि सेमी ग्रुप भी था वो, जो प्रॉपर्टी रिंग की होती है वो तो सेटिस्फाई कर रही है। एडिशनली वो कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन के साथ उसके पास एक यूनिटी भी होनी चाहिए, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ भी आ गई आपके पास। तो अगर ये भी चीज़ हो रही तो हम बोलेंगे कि रिंग विद यूनिटी। अगेन अब सेम दोबारा से स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। अगेन जो हमने रिंग के लिए एग्जांपल किए हैं उनमें हम देखते हैं कि किस किस में यूनिटी मिलती है। जैसे इसमें यूनिटी मिलती है जेड क्रॉस जेड वाले में एक की यूनिटी की, दो की यूनिटी, उन दोनों का आपके पास उन दोनों को आप टप्पल की फॉर्म में लिख लो, वो जेड क्रॉस जेड की यूनिटी बन जाएगी, ठीक है। इसकी भी, इसमें भी यूनिट एलिमेंट मिलता है, हमें यूनिटी मिलती है। तो जब भी यूनिटी वर्ड इंट्रोड्यूस होगा दैट मीन्स वी आर लुकिंग इन द रिंग विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। डॉट के साथ हम ऑपरेशन के साथ हमें बात कर रहे हैं, ठीक है।
फिर हमने Z n के साथ देखा कि इसके पास होती है कि नहीं, तो इन जनरल इसके पास यूनिटी नहीं होती जब Z 1 होता है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि हम डेफिनेशन ऐसे देते हैं। देखो जब आप यूनिट आप बात करते हो यूनिट की, ठीक है, या यूनिटी की बात करते हो तो आप कहते हो कि एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट होता है। देखो ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट, तो जब जो आपके Z1 है, Z1 में तो एलिमेंट ही ज़ीरो होता है, तो उसमें तो नॉन ज़ीरो एलिमेंट मिलता ही नहीं, तो ये ध्यान रखना कि वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट होता है। तो ये चीज़ हमने देखी वहाँ पे, ठीक है। फिर हमने ये भी देखा कि रिंग और सब ना, और आगे और कुछ क्वेश्चंस की हम ज़ीरो डिवाइजर्स की बात करी कि एक रिंग है पर इसमें डिफ़ाइन कैसे किया, ये ध्यान रखना आप। इसमें सिर्फ ऑर्डिनरी रिंग नहीं ली है उसने, सिर्फ बात करी है कॉमोटेटिव रिंग में। डेफिनेशन में ही उसने बोला है कि रिंग होनी चाहिए, बट कौन सी रिंग, कॉमोटेटिव रिंग, तभी हम बात करेंगे ज़ीरो डिवाइजर्स की। तो ठीक है, रिंग रिंग हमने 3 टाइप की पढ़ी, रिंग, कॉमोटेटिव रिंग एंड रिंग विद यूनिटी, ठीक है। तो जब हम ज़ीरो डिवाइजर्स डिफाइन किए तो ज़ीरो डिवाइजर में उसने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि हम बात करेंगे सिर्फ कॉमोटेटिव रिंग की, इसी में ही बात करेंगे हम ज़ीरो डिवाइजर्स की। तो ज़ीरो डिवाइजर्स क्या होते हैं, 2 एलिमेंट उठाओ, नॉन ज़ीरो एलिमेंट उठाओ और उनका प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाए तो हम कहेंगे कि उसमें ज़ीरो डिवाइजर्स हैं। फिर हमने कैलकुलेट किए Z n में, मोस्टली हमने Z n में एनालिसिस करी, ठीक है। फिर हमने देखा कि ZP के पास कोई ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होता, हालांकि अगर P इज़ नॉट इक्वल टू N है तब पक्का ज़ीरो डिवाइजर्स मिलते हैं, ठीक है। हमने प्रूफ किया उसका, कुछ एग्जांपल्स मिल कैसे निकालने हैं कि ज़ीरो डिवाइजर्स है कि नहीं, वो हमने किया। फिर हमने जो गॉसियन इंटीजर्स वाली थी उसमें देखा कि इसमें भी जो Z2 है, देखो Z2 जो है इसके पास ये प्राइम है, P प्राइम है, यहाँ पे ये इसके पास ज़ीरो डिवाइजर्स नहीं है, बट अगर इसी से ही इसके एलिमेंट से ही मैं अगर गॉसियन इंटीजर रिंग बना दूँ तो इसके पास आपके पास जो है वो ज़ीरो डिवाइजर्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमें एक काउंटर एग्जांपल्स कुछ मिले। फिर हमने बात करी इंटीग्रल डोमेन की, ठीक है। तो इंटीग्रल डोमेन भी हमने क्या बात करी कि, ठीक है, इंटीग्रल डोमेन में बात करी कि व्हाट इज़ एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है, रिंग, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जो भी हमारे पास यहाँ पे होती है, ठीक है, रिंग, उसने सबसे पहले आपने जब भी आपने कोई टर्म डिफाइन करनी है तो आपने ये ज़रूर देखना है कि कौन सी रिंग की बात कर रहा है। रिंग सिंपल रिंग की बात कर रहा है, या रिंग कॉम्यूटेटिव रिंग की बात कर रहा है, या वो कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी की बात कर रहा है, ठीक है। तो जब इंटीग्रल डोमेन की बात करते हैं तो वो क्या कहता है, वो कहता है कॉम्यूटेटिव रिंग। वो स्टार्ट ही यहाँ से करता है कि कैसी होनी चाहिए कॉम्यूटेटिव रिंग, ठीक है। तो हमने 2 चीज़ें देख ली। देखो जब हमने ज़ीरो डिवाइसेस की डेफिनेशन दी तब भी उसने कॉम्यूटेटिव रिंग की बात करी, ठीक है। और अगर वो बात करता है इंटीग्रल डोमेन की तब भी वो किसकी बात करता है, कॉम्यूटेटिव रिंग की। पर इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ आती है तो विद यूनिटी, कि यूनिटी हो तभी बात करेंगे, ठीक है। ये हम लास्ट में जब हम स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, बट अभी के लिए आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इंटीग्रल डोमेन भी हम जब डिफाइन करते हैं तो हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, उसके बाद ही बात करते हैं। तो क्या होती है, जब ए बी ज़ीरो होता है तो पक्की बात है A ज़ीरो होगा, B ज़ीरो होगा। फिर हमने इसके एग्जांपल्स किए, डिफरेंट एग्जांपल्स की, ठीक है, कि इसमें होती हैं, ये इंटीग्रल डोमेन है या नहीं है, ठीक है। उन सभी पे चर्चा करी हमने, डिफरेंट एग्जांपल्स किए हमने, ठीक है। कुछ रिजल्ट्स हमने डिराइव किए। सो अगर आपने ये देखे नहीं देन प्लीज़ गो एंड वॉच दिस वीडियो। हमने देखा कि ZP वाले केस में ZPI जो गॉसियन इंटीजर वाली है, ठीक है, तो वहाँ ज़रूरी नहीं है कि, क्योंकि हमें इतना तो पता है कि जो ZN होता है वो हमेशा अगर n नॉट इक्वल टू P है तो मुझे पता है वो इंटीग्रल डोमेन नहीं होती, ठीक है। पर ZP हमेशा इंटीग्रल डोमेन होती है, बट ZPI ज़रूरी नहीं है हो। पर कब होती है, तो जब 4 डिवाइड्स P-3, जब ये चीज़ होती है तब हम बोलेंगे कि ZPI जो है वो आपके पास, जैसे मैं बात करूँ Z3I की, तो यहाँ P डिवाइड्स 4 डिवाइड्स P-3, तो इस केस में ये चीज़ सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब ये आपके पास इंटीग्रल डोमेन होगी। तो ये हम रिजल्ट किया था जो इंपॉर्टेंट है। फिर हम सब रिंग पे आ जाए, जैसे सब ग्रुप की बात करी थी, तो सब रिंग पे बात आगे मतलब अगेन सेम चीज़ें हमने सब रिंग में इम्प्लाई करना शुरू कर दी कि ये कोई एक जो हमने रिंग्स पढ़ी थी उन्हीं को देखा कि कौन कौन सी सब रिंग्स हैं, कितने मिनिमम एलिमेंट चाहिए होते हैं ग्रुप के केस में, मिनिमम एलिमेंट कितने चाहिए होते हैं हमारे पास रिंग के केस में, इंटीग्रल डोमेन हो तो उसमें कितने एलिमेंट चाहिए होते हैं, क्योंकि डेफिनेशन भी कुछ चीज़ें बता देती है आपको, ठीक है। फील्ड है, फील्ड की चर्चा हम बाद में करेंगे। MZ हमें पता है, जैसे MZ सब ग्रुप होता है Z का, वैसे ही MZ जो है वो सब रिंग भी होती है। तो अगर सिर्फ ZN पर बात करें तो हमें पता है हमारे पास डायरेक्टली फार्मूला है कि कितनी सब रिंग्स होती हैं, दैट इज़ tau n, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लग गया कितनी सब रिंग्स है, अगर किसी रिंग में सब रिंग्स निकालनी है तो वो निकाल सकते हो, ठीक है। कुछ स्पेशल टाइप के ग्रुप्स देखे हमने कि इसमें कितनी रिंग्स, इसमें कितनी रिंग्स हो सकती हैं, ठीक है। फिर हमने देखा सम ऑफ 2 सब रिंग्स, कि अगर 2 रिंग्स हैं तो उनका सम जो है डिफाइन तो कर दिया, पर वो ज़रूरी नहीं है कि वो सब रिंग हो, उसका एग्जांपल देखा हमने, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने मूव किया इसकी वाली इस गॉसियन वाली में, इसमें अगर मैंने सब रिंग बनानी है तो कैसे बनाऊंगा। तो यहाँ मैं यहाँ से ये क्लेम कर दी, क्योंकि कोई एक एलिमेंट उठाओ उससे उसी से जो है एक सब रिंग जनरेट कर दो, ठीक है। तो वो सब रिंग बन गई, वो हमने प्रूव भी किया, ठीक है। और कितनी बना सकते हैं, जितनी चॉइसेस हैं, और एक यहाँ से यार इंटीजर से, इसका मतलब इनफाइनाइट,
तो हमने ऑर्डर की बात भी कर ली वहाँ पे, ठीक है। अब हमने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ करी कि जो यूनिटी है विद रिस्पेक्ट टू, हमेशा मल्टीप्लिकेशन देखते हो डॉट प्रोडक्ट के साथ देखते हो, तो वो ज़रूरी नहीं है रिंग की और सब रिंग की यूनिटी सेम हो। बहुत अच्छा एग्जांपल किया था हमने Z10 का, जिसमें Z10 में यूनिटी 1 थी और इसका सब ग्रुप था, इसका सब रिंग जो इसकी थी वो थी 210Z, मतलब आपने 5 ऑर्डर का आपने ग्रुप ले लिया, ठीक है। और इसमें देखा कि इसमें 6 जो है वो काम कर रहा है एज अ यूनिटी, तो ज़रूरी नहीं है जो यूनिटी रिंग की हो उस रिंग की हो वही सब रिंग की हो। फिर हमने आइडेम्पोटेंट एलिमेंट की बात करी, ठीक है, कि एलिमेंट को आइडेम्पोटेंट कब बोलते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशंस को आपने बिल्कुल ज़ोर देना है कि कब कौन से किस डेफिनेशन की बात हो रही है, ठीक है। रिंग अगर वो ले रहा है तो कौन सी रिंग ले रहा है, ठीक है। सब रिंग ले रहा है तो कैसे। तो आइडेम्पोटेंट में हमने सिर्फ सिंपली हमने रिंग की बात करी, हमने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया। तो ऐसी रिंग जिसमें ये प्रॉपर्टी होल्ड करे हम उसको कहेंगे कि वो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है, ठीक है। फिर हमने बोला कि अगर ए आइडेम्पोटेंट एलिमेंट तो पक्की बात है 1 - a भी होगा, ये हमने प्रूव भी किया, ठीक है। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स की। फिर हमने Zn में देखा कितने आइडेम्पोटेंट होते हैं 2d। डी क्या है, कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स हैं उस n के, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स किए थे, ठीक है। क्लियर है, तो ऐसी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। कि और हमने ये भी देखा था अगर इंटीग्रल डोमेन है तो 2 ही आपके पास आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होते हैं, ये भी देखा हमने, ठीक है। कन्वर्स टू नहीं ZP ये देखा था हमने, ठीक है, कि अगर इंटीग्रल डोमेन है तो पक्की बात है 2 ही आपके पास उसके आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होंगे, ठीक है। पर ज़रूरी नहीं अगर 2 आइडेम्पोटेंट एग्जैक्टली 2 आइडेम्पोटेंट है तो वो आपके इंटीग्रल डोमेन हो, वो हमने एग्जांपल किए थे, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स करके आए हैं। तो बस जो मेन चीज़ है जिसका आपने ध्यान रखना है कि किस रिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब रिंग की बात करें तो आपने ध्यान रखना है कि क्या वो सिंपल रिंग है। सिंपल रिंग का बोलने का मतलब है जस्ट अ रिंग, मतलब जो आपकी नॉर्मल आपके पास 5 प्रॉपर्टीज़ ग्रुप कॉम्यूटेटिव ग्रुप की फॉलो करती हैं, 2 आपके सेमी ग्रुप की और 2 डिस्ट्रीब्यूट में। अगर टोटल आपके पास 9 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी, इसका मतलब जस्ट रिंग, मतलब सिंपल रिंग की बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या वो कॉम्यूटेटिव रिंग की बात कर रहे हैं, तो कॉम्यूटेटिव में देखेंगे 5 प्रॉपर्टी है प्लस 3 यहाँ हो जाएंगे और 2 ये, तो यहाँ 10 हो जाएंगी। फिर कई बार वो बोलता है रिंग विद यूनिटी, ठीक है। जिसके इसमें क्या है 5, इसमें भी 5 + 3 + 2, तो इसमें भी 10 हो जाती है। तो ये अपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो हमने अभी तक डिस्टिंक्शन यूज़ करी है, जब रिंग डिफाइन करी तो हमने बोल दिया कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। जब हमने डिफ़ाइन की टर्म ज़ीरो डिवाइज़र में हमने बोला कि वो कॉम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। हमने क्या बोला, कॉम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए, यही बात करी हमने कि अगर रिंग कॉम्यूटेटिव है उसके बाद ही हम बात करेंगे जो भी आगे नेक्स्ट बात कर रही हैं कि A B 0 है ठीक है, 2 नॉन ज़ीरो एलिमेंट मिलने चाहिए सच दैट A.B = 0 आ जाए। तो वहाँ का हमने बात करी कॉम्यूटेटिव रिंग की। तो सिंपल रिंग की वहाँ मतलब ऐसे अगर जो रिंग दी है उसकी बात नहीं करनी है, तो हमने कॉम्यूटेटिव रिंग पे ही देखना है। दूसरा हमने एक और टर्म डिफाइन करी दैट इज़ इंटीग्रल डोमेन। वहाँ हमने बोला कि कॉम्यूटेटिव रिंग तो होनी ही चाहिए वो, प्लस उसके पास यूनिटी भी होनी चाहिए, तभी हम बात करेंगे इंटीग्रल डोमेन की, ठीक है। एग्जांपल्स बहुत करे थे हमने Z Q R C, ठीक है, Q क्रॉस Q, तो ऐसे हमने सारे नए ऐसे एग्जांपल्स किए, बहुत सारे एग्जांपल्स किए हमने। पर ये चीज़ पक्का ध्यान रखनी है आपने, क्योंकि इसी से डेफिनेशन से ही क्लैरिटी मिलती है। कई तो ऑप्शंस वहीं से आप डिस्कार्ड हो जाते हैं। इंटीग्रल डोमेन में बात करी, ठीक है। फिर आपके पास जब हम आगे आइडेम्पोटेंट में हमने कोई मेंशन नहीं किया कि कैसी है, तो आप नॉर्मल एक जो रिंग होती है वो उठानी है, तो वहाँ हमने आइडेम्पोटेंट की डिस्कशन कर ली, ठीक है, क्या क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे अब आपके पास नील पोटेंट एलिमेंट्स के लिए। क्या है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज का नील पोटेंट एलिमेंट्स। अब नील पोटेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं ये इस पे चर्चा करेंगे। तो ठीक है, जैसे आपके पास आइडेम्पोटेंट था ए स्क्वायर इक्वल टू ए, अब नील पोटेंट में क्या आता है, एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर, ए कोई रिंग का एलिमेंट उठाओ, इज सेट टू बी nilpotent of nilpotent elements of R if a raised to power n equal to 0 for some n equal to 1 2 up to so on to, ठीक है, फ्रॉम 1 अप टू so on, ठीक है। और n बिलोंग्स टू इंटीजर, आप ऐसे बोलिए, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये मिलना चाहिए, ठीक है, ए को n मिलना चाहिए सच दैट a raised to power n जो है 0 हो जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन वही क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करनी है। जैसे Z में बताओ कि कोई नील पोटेंट एलिमेंट है तो सिर्फ एक ही मिलेगा, 0 raised to power 1 0,
और कोई एलिमेंट मिलेगा ही नहीं जिसकी पावर मैं करता जाऊँ, ठीक है। एडिशन वाला होता है यहाँ पे पावर, मतलब आप ऐड करते जाओगे वो नंबर तो ज़ीरो आ जाए, तो और कोई मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब कि z हैज़, जो इंटीजर होता है z हैज़ ओनली एग्जैक्टली वन नीलपोटेंट एलिमेंट, और कोई नहीं मिलने वाला यहाँ पर, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली अगर आप देखोगे तो आपके पास QRC ZP Z23 I, ठीक है, सारे देखो ये 4 डिवाइड्स P माइनस 3 20 3 माइनस 20 को डिवाइड करेगा, तो ये सारी की सारी इन सभी के पास एक ही है, ओनली वन नीलपोटेंट एलिमेंट, ठीक है। और के लिए कोई और जीरो आइडेंटिटी को छोड़ के और कोई सेटिस्फाई करेगा ही नहीं इन केसेस में, ठीक है। तो यहाँ से हम एक और रिजल्ट ड्राइव करते हैं, जैसे हमने आइडेमोटेंट एलिमेंट में किया, दैट इफ़ R इज़ एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। अगेन वी हैव यूज दिस टर्म इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन का मतलब है कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, है ना, जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, कौन सी, दैट ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स या तो ए ज़ीरो होगा या बी ज़ीरो होगा। सो इफ़ आर इज़ एन इंटीग्रल डोमेन then R has exactly one nilpotent element, ठीक है। तो एक ही उसके बाद इफ़ R इज़ एन इंटीग्रल डोमेन, तो पक्की बात है R के पास सिर्फ एक ही नीलपोटेंट एलिमेंट होगा, ठीक है। जैसे हमने बात करी थी आइडेमोटेंट के लिए कि अगर R आपके पास इंटीग्रल डोमेन है और A मान लो कि कोई उसका नीलपोटेंट एलिमेंट, ठीक है, सॉरी आइडेमोटेंट एलिमेंट, ए क्या है मेरे पास, कोई आइडेमोटेंट एलिमेंट है, तो पक्का 1 माइनस ए भी आइडेमोटेंट एलिमेंट होगा, ठीक है। इंटीग्रल डोमेन में ही चर्चा कर रहे हैं हम, देखो, ठीक है। मेन जो इस पर जो जोर दिया वो इंटीग्रल डोमेन में दिया, ठीक है। तो ये बात पक्की। अब क्यों है, प्रूफ कैसे होगा इसको, अब मुझे पता है, देखो जैसे इसने देखा स्टार्ट में हमने किया कि आर कैसी इंटीग्रल डोमेन, ये तो लेके चलना है, ठीक है। एंड मान लिया कि एक कोई एक, उसने बोला एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो एक कोई एक्स मिलेगा, ठीक है, इज़ नीलपोटेंट, पक्का एक मिलेगा। नीलपोटेंट होने का मतलब क्या है, एक्स रेज़ टू पावर एन इक्वल टू ज़ीरो फॉर सम एन, एक एन मिलेगा सच दैट एक्स रेज़ टू पावर एन इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स इंटू एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। नाउ अब ये चीज़ तो पता है नाउ, या फिर ऐसे लिखो सिंस, क्या चीज़ पता है हमें, सिंस आर इज़ एन आई डी, अगर इंटीग्रल डोमेन है तो उसमें क्या होता है कि ए बी ज़ीरो हो, इसका मतलब या तो ए ज़ीरो है या बी ज़ीरो है। अब यहाँ वन से क्या पता चला हमें कि एक्स डॉट एक्स रेज़ टू पावर ये ज़ीरो है, इसका मतलब या तो एक्स ज़ीरो होगा और ये ज़ीरो होगा, यही बात है, ठीक है। अगर तो एक्स ज़ीरो है तो नीलपोटेंट एलिमेंट मिल गया हमें, ख़त्म, ठीक है। अगर तो एक्स ज़ीरो हो गया तो डायरेक्टली नीलपोटेंट एलिमेंट मिल गया, क्योंकि एक्स ज़ीरो की पावर ज़ीरो करोगे तो ज़ीरो की पावर वन करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा, तो यहाँ तो मिल गया हमें। अब मान लो कि एक्स ज़ीरो नहीं है, अगर एक्स ज़ीरो नहीं है इसका मतलब क्या ज़ीरो होगा, एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस वन ज़ीरो, है ना। इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब क्या है, एक्स इंटू एक्स अप टू सॉन टू एन माइनस वन टाइम्स एक्स इक्वल टू ज़ीरो, है ना, ऐसे ही होगा, ठीक है। और या फिर इससे अगर हम ये ना लिखने की बजाय हम ये बोलें कि अगर x जो है आपका नॉट ज़ीरो है, इसका मतलब x n टाइम्स अगर मैं करूँ तो वो क्या होगा, नॉन ज़ीरो, पक्की बात है, क्योंकि x क्या है, नॉन ज़ीरो, तो अगर आप पावर करते जाओ उनकी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, दैट विल बी नॉन ज़ीरो, ठीक। इसका मतलब एक्स रेज़ टू पावर n इज़ नॉट ज़ीरो। पर वन से हमें क्या पता, जो हमने वन ऊपर इक्वेशन लिखी थी वहाँ तो हमने बोला कि एक्स रेज़ टू पावर n क्या है, ज़ीरो, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, इसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन क्या आई, हमने ये मान के चले थे कि x इज़ नॉट ज़ीरो, सो आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग दैट x इज़ नॉट ज़ीरो, हमारी सपोजिशन गलत होगी कि x नॉट ज़ीरो, x पक्का ज़ीरो होगा, हैंस ओनली ज़ीरो इज़ नीलपोटेंट एलिमेंट
ऑफ आर, ठीक है। हैंस आर हैज़ एग्जैक्टली वन नीलपोटेंट एलिमेंट, ठीक है। हैज़ ओनली वन नीलपोटेंट एलिमेंट, ठीक है। तो हमने इससे क्या देखा, इस प्रूफ से हमने क्या देखा कि अगर आपके पास जो आर है, रिंग जो है वो कैसी है, वो इंटीग्रल डोमेन है। तो अगर इंटीग्रल डोमेन के केस में क्या होगा कि सिर्फ ज़ीरो एलिमेंट जो आपका ज़ीरो होगा, अगर एक्स ज़ीरो है तभी वो आपके नीलपोटेंट एलिमेंट बनेगा। उसको नॉन ज़ीरो एलिमेंट कोई भी ले लो आप इंटीग्रल डोमेन में, वो कभी भी आपका जो है वो नीलपोटेंट एलिमेंट नहीं बनेगा, ठीक है। अब जो भी सारी इंटीग्रल डोमेन है वो सभी उठा लो। जेड इज़ एन इंटीग्रल डोमेन, येस। आर इज़ एन इंटीग्रल डोमेन, येस। रैशनल इज़ एन इंटीग्रल डोमेन, येस। सी इज़ एन इंटीग्रल डोमेन, येस। Z23I इज़ एन इंटीग्रल डोमेन, येस, ठीक है। Q0 इज़ एन इंटीग्रल डोमेन, येस। तो अब इसमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अब सारी की सारी इंटीग्रल डोमेन है। तो पक्की बात है सिर्फ इसमें एक एलिमेंट ही होगा, दैट इज़ आइडेंटिटी ही होगा। जैसे इस केस में ज़ीरो, इस केस में सभी में केस में आइडेंटिटी 0 0 0 अगर है तो वही नीलपोटेंट एलिमेंट मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट दिस थ्योरम सेज, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। क्लियर नाउ। अब मान लो इसके अलावा हम देखते हैं और भी हैं, क्योंकि मेन फोकस हमारा ZN पे कहीं ना कहीं चला ही जाता है बार बार। तो कितने नंबर ऑफ नीलपोटेंट एलिमेंट्स बताओ कितने हैं इसमें। तो Z6, अब अगर मैं इसको ओपन करके इसकी एक बार इस पर वैसे ही एनालिसिस कर देता हूँ, हम रिजल्ट हम बाद में बनाते हैं, पहले हम वैसे एनालिसिस कर लेते हैं। यही है, ठीक है। अब देखो 0 की पावर 0 करोगे तो 1 आएगा, सॉरी 0 आएगा, यही है, सॉरी 0 की पावर 1 करेंगे तो 0 आएगा। तो ये तो नीलपोटेंट है। और कोई नीलपोटेंट होगा, देखो 1 की पावर 2 कर देंगे, 2 की पावर 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तो 32, ये कभी नहीं आएगा। 3 3 9 27, 4 4 16, 64 ऐसे नहीं आएगा। तो बाकी कोई भी नहीं आने वाला। पावर करते जो आप कोई भी आपके पास, मतलब अगर 1 रेस्ट पावर n करूँगा तो ये भी कभी 1 नहीं आने वाला, सॉरी 0 नहीं आने वाला। 2 की पावर n करूँगा तो ये भी कभी 0 नहीं आने वाला। 3 रेस्ट पावर n करूँगा तो ये भी कभी 0 नहीं आने वाला। मतलब ये 6 वाले टेबल में कोई आएगा ही नहीं एलिमेंट। करते चलो बेशक, ठीक है। नॉट टेबल में बट पावर में 2 4 8 16 ऐसे आएगा नहीं। वैसे ना ही 3 आएगा, 3 वाले में आएगा। वैसे ही आप 4 रेस्ट पावर n करेंगे ये भी कभी 0 नहीं होगा। 5 रेस्ट पावर n ये भी कभी 0 नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि हमने ये तो बोला था कि अगर R आपका इंटीग्रल डोमेन है तब पक्का है कि एग्जैक्टली 1 ही होगा, एग्जैक्टली 1 ही होगा, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, एग्जैक्टली 1 ही होगा अगर आपके पास क्या है, अगर इंटीग्रल डोमेन है तो। पर क्या ये इसका कन्वर्स ट्रू है? तो कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। ये आपके पास एक काउंटर एग्जांपल मिल जाता है, ठीक है। ये हमें एक काउंटर एग्जांपल मिल जाता है, कौन सा? Z6 में सिर्फ एक ही है ओनली, या एग्जैक्टली वन नीलपोटेंट एलिमेंट बट इट इज़ नॉट ID। ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 मिलता है, 3 मिलता है, दोनों को करूँगा 0 आएगा, ना 2 0 ना 3 0। इसका मतलब इसमें 0 डिवाइसेस हैं, तो इसका मतलब इंटीग्रल डोमेन नहीं है, ठीक है। तो ये बात कर सकते हो, ठीक है। तो काउंटर इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है, तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ अब मैंने ढूंढने कितने, जैसे मान लो इसमें बताओ नंबर ऑफ नीलपोटेंट एलिमेंट्स, इसमें बताओ कितने नीलपोटेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो क्या है, अब अगर आपने वैसे एनालिसिस करनी है तो देखो 8 है, तो 0 की पावर 1 करेंगे तो 0 आएगा। 1 तो कभी 8 तक पहुंचेगा नहीं, तो ये तो कभी 0 बनने वाला है। 2 पहुंचता है, बट 2 रेज़ टू पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा। 8 Z मतलब 0, तो एक तो ये मिल गया, एक तो मेरे पास ऑलरेडी था ही, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो 2 रेज़ टू पावर 3 मिल गया, ठीक है। फिर उसके बाद 2 की पावर बाकी आप करते जाओ 2, ठीक है। उसके बाद आप 2 रेज़ टू पावर 4 करो, 16 आएगा, ठीक है। तो 16 भी Z8 में 0 हो जाएगा, ठीक है। 16 है तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि जैसे अब आगे
के एलिमेंट। अब इसका मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो। इसको कैसे लिख सकते हो आप, 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, दिस इज 0। तो एक और एलिमेंट मिल गया 4। 3 तो कभी करेगा नहीं, 3 रेज़ टू पावर n विल नेवर बी 0, है ना, फॉर एनी n। ठीक है, फिर 5 आएगा, 5 स्क्वायर करेंगे नहीं, मैं 6 को देखो, 6 स्क्वायर करूँगा तो 36 आएगा, और 36 को अगर मैं Z8 में देखूँ तो नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद अगर 6 की पावर क्यूब कर दूँ तो कितना बनेगा, 216। 216 देखो 8 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, 8 से डिवाइड हो रहा है नहीं। ठीक है, 8 दूनी 16 और 5 21, 7 8 56। ठीक है, 8 7 56, तो ये बिल्कुल जा रहा है, इसका मतलब ये 0 हो गया। इसका मतलब कौन कौन से एलिमेंट मिला है, 0 2 4 और आपके पास 6, 4 आपके पास 4 नीलपोटेंट एलिमेंट्स, 4 नीलपोटेंट एलिमेंट्स। ठीक है, अब हमारे पास अब है फॉर्मूला जो आपने ध्यान रखना। ठीक है, ये है वे है कि बस अगर आपके पास कोई रिंग दी है तो आप उसको चेक कर सकते हो। अगर ZN की सिर्फ स्पेशली बात है ZN की, अगर इसमें कोई बात है तो आपने कैसे चेक करना है। अगर छोटा है n तो आप, है ना, चेक कर सकते हो खुद सेपरेटली। आप एलिमेंट्स की पावर को रेज करते जाओ, देखते जाओ कि कभी 0 बनेगा कि नहीं बनेगा। आपको n का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक तो ये नोट क्या है, नोट ये है कि इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 1 देन n को आप कैसे लिख सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो इसकी, P1 P2 R2 Pk Rk कर सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन, बिल्कुल। ठीक है, देन नंबर ऑफ नीलपोटेंट एलिमेंट्स इन Zn कितने होंगे, पावर में एक कम करते जाओ, P2 R2 -1 Pk Rk -1। ठीक है, ये फॉर्मूला है जो आपने ध्यान रखा। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे जो अभी हम करके आए, अभी हमने उठाया Z8। देखो क्या उठाया हमने, Z8। तो Z8 को 8 का मतलब 8 को कैसे लिखूँगा, 2⁻3। तो नंबर ऑफ नीलपोटेंट एलिमेंट्स कितने आएंगे, 2⁻3 - 1 दैट इज़ 2⁻2 दैट इज़ 4। तो 4 ही तो आए मेरे पास, 0 2 4 और 6। ठीक है, और हमने Z9 किया था, जिसमें मैं एग्जांपल में था Z6 किया था। Z6 में देखो क्या आएगा, Z6 को कैसे लिखेंगे, 2 × 3। अब आएगा 2⁻1 -1 3⁻1 -1 नंबर ऑफ नीलपोटेंट एलिमेंट्स। तो कितने आएंगे इसमें, 1, सिर्फ एक ही आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम काउंट कर सकते हैं नीलपोटेंट एलिमेंट्स को। ठीक है, ऐसे हम काउंट कर सकते हैं नीलपोटेंट एलिमेंट्स को। ठीक है, साथ साथ में हम रिवाइज भी करते रहेंगे। ठीक है, एक और हमने इससे पहले हमने एक फॉर्मूला लिखा था। ठीक है, हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, कि क्या क्या हमने ZN पे क्या क्या चर्चा कर ली है, हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। अगर मैं बात करूँगा नंबर ऑफ सब रिंग्स कितनी होती हैं, τn, ये करके आए हम ठीक है, ये करके आए कि कितनी सब रिंग्स होती हैं आपके पास, अगर हम सिर्फ ZN में चर्चा कर रहे हैं तो। ठीक है, और हमने ZN पे क्या चर्चा करी है कि अगर आपके पास n को आप लिखो प्राइम फैक्टराइजेशन में, P⁻R1 P⁻R2 Pk Rk, अगर ऐसे लिखते हो आप। ठीक है, ठीक है, तो उस केस में नीलपोटेंट आएगा, नंबर ऑफ नीलपोटेंट एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ नीलपोटेंट एलिमेंट्स पावर में कम करते, P1 R1 -1 P2 R2 -1 अप टू Pk Rk -1। ठीक है, तो ये मिल जाता है हमारे पास, किस में, ये मिल जाते हैं नीलपोटेंट एलिमेंट्स। ठीक है, क्या ज़ीरो डिवाइज़र के लिए कोई फॉर्मूला था, ठीक है, ज़ीरो डिवाइज़र पर बस ये था कि हम निकाल सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है, अगर उन पावर में नहीं है तो हमने प्रूफ के लिए यूज़ किया था हमने उसको। ठीक है, कि कैसे बताएंगे कि वो उसमें कितने ज़ीरो डिवाइज़र्स हैं। ठीक है,
तो अभी तक जो हमने यूज़ किया है Zn का वो यहाँ तक, ठीक है। और हमने इस Zn का यूज़ किया था, बट वो यूज़ किया था किसके साथ, हमने गॉसियन इंटीजर्स वाले रिंग के साथ, कि वहाँ अगर हो तो कब बताएंगे कि वो इंटीग्रल डोमेन होगी कि नहीं होगी, है ना। सो दिस इज़ हाउ वी आर यूटिलाइजिंग Zn, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। अभी तक हमने Zn का इतना यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। और भी कोई रिज़ल्ट आएगा तो हम बार बार उसको, है ना, इंकॉर्पोरेट करते जाएंगे चीज़ों को, अगर कुछ नई चीज़ें हमारे पास ऐड होती हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, दो चीज़ें यह पता लगी कि सब ग्रुप सब रिंग्स कैसे निकालनी Zn में, और नील पोटेंट एलिमेंट्स। और यहाँ से हमें ये भी पता लग जाता है ज़ीरो डिवाइज़र है कि नहीं, तो एक को ये मान लो, बाकी को ये मान लो, अगर वो n आपका नॉट p है तो, प्राइम नहीं है तो, ठीक है। तो यहाँ से ये भी पता चल गया हमें, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द अदर टाइप ऑफ रिंग, दैट इज़ जैसे ये वाली रिंग्स थी, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, हमें ये चेक करना y⁴n इक्वल टू 0 0 0। तो इसका मतलब x⁴n 0 होना चाहिए और y⁴n 0 होना चाहिए। और x और y हुए है कहाँ से, x कहाँ से है, इंटीजर से, y कहाँ है, सॉरी x कहाँ है, रैशनल में से, y कहाँ है, इंटीजर में। तो यहाँ ये तभी 0 होते हैं जब x 0 होता है, क्योंकि दोनों इंटीग्रल डोमेन है। तो इसमें भी आपके पास नीलपोटेंट एलिमेंट क्या आया, सिर्फ एक ही एलिमेंट आया, दैट इज़ 0 0, ठीक है ना। अगर मान लो रिंग आपकी ऐसी है तो, ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं कि रैशनल्स को ले लिया आपने, Z8 का भी हम एनालिसिस करके आए हैं, और इसमें हमें पता है इसमें एक ही होता है, इसमें हमें पता कितने होते हैं, 4, इसमें एक ही होता है, इसमें एक ही होता है, ठीक है। एक ये नंबर की बात करूँ, कितने होते हैं उसकी बात करना, ठीक है, 4 है ये नहीं, ठीक है। तो इतना पता चल गया। अब इसमें कौन सा होता कौन सा, इसमें 0 होता है, इसमें 0 2 4 6, इसमें कौन सा होता है, 0। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे देखो, 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 6 0, यही आएंगे 4 एलिमेंट्स, ठीक है। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं अगर वो इस टाइप के रिंग में आपको पूछता है, ठीक है, कर लोगे, ठीक है। अब अगर वो ऐसे पूछ ले कि R इक्वल टू ZP, देन हाउ मैनी नीलपोटेंट एलिमेंट्स, हाउ मैनी नीलपोटेंट एलिमेंट्स, कितनी होंगी, ठीक है। तो हमें पता है ZP वाली क्या होती है, इंटीग्रल डोमेन। अगर इंटीग्रल डोमेन है तो हैज़ एग्जैक्टली 1 नीलपोटेंट एलिमेंट, सिर्फ एक ही मिलता है, दैट इज़ 0, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। नीलपोटेंट एक मिलता है, आइडोपोटेंट 2 मिलते हैं, क्लियर हो गया। नाउ जैसे हमने आइडोपोटेंट में किया था कि अगर A आइडोपोटेंट एलिमेंट है तो 1 - A भी होगा, तो वैसा ही हम यहाँ देखेंगे कि क्या यहाँ भी पॉसिबल है कि नहीं। पर ये चीज़ हमने ध्यान रखनी कि ना तो हमने नीलपोटेंट में, ना ही हमने आइडोपोटेंट में हमने रिंग को कुछ अलग से एज्यूम किया। अलग का जब मैं अलग से बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ना हमने ये बोला था कि वो कॉम्यूटेटिव होनी चाहिए, ना हमने ये बोला कि वो रिंग विद यूनिटी होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे रिजल्ट जो आता है वो आता है इफ़ R is commutative, if R is commutative ring, ठीक है, एंड कॉम्यूटेटिव रिंग, और उसने बोल दिया कि ए बी जो है वो कैसे हैं, ए बी आर नीलपोटेंट एलिमेंट्स, नीलपोटेंट, देन ए प्लस बी भी क्या होगा आपके पास, ऑल्सो नीलपोटेंट। तो ये एक रिज़ल्ट आ गया हमारे पास, और एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है, ये भी आ गया आपके पास। तो कर सकते हो आप, कुछ ना मुश्किल नहीं है। इसका मतलब ए बी की पावर n + m करके देख लो, ठीक है। तो इसको आप खोल सकते हो, C0 A⁻m + n B0, ठीक है, ऐसे, ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन इसको खोल सकते हो, ठीक है। तो मुझे पता है यहाँ पे कि अगर A नीलपोटेंट एलिमेंट है तो मान लो A की पावर m क्या है, देखो अगर A नीलपोटेंट है, उसने बोला स्टार्टिंग में दिया A क्या है, नीलपोटेंट, ठीक है। तो मैंने बोल लिया कि A की पावर n जो है 0 है, B भी उसने क्या बोला, नीलपोटेंट, इसका मतलब A की पावर कुछ होगा वो 0 होगा, तो मैंने A + B की पावर m + n कर लिया। तो यहाँ देखो, यहाँ हमेशा ऐसा कुछ टर्म बनेंगी ना, A⁻n A⁻m, तो ये 0, हर जगह ऐसी टर्म्स बनती जाएंगी, तो पावर 0 0 0 होती जाएगी आपके पास, ठीक है। तो सिर्फ ये जब ओवरऑल सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 0। इसका मतलब ये A + B⁻m + n भी क्या होगा, 0 होगा। दैट मीन्स A + B इज़ ऑल्सो
नील पोटेंट। जैसे Z8 में था, 2 था, 4 था, दोनों नील पोटेंट थे, तो इसका मतलब 2 + 4 भी क्या होगा, नील पोटेंट, दैट इज़ 6 जो आया था, तो वो भी नील पोटेंट था। ठीक है, तो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है, यहाँ से हमें पता लग जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे हम नए नील पोटेंट एलिमेंट्स का भी निर्माण कर सकते हैं अगर हमें पता है कि दो एग्जिस्टिंग कौन से हैं। ठीक है, ज़ीरो का तो देखो उसका कोई फ़ायदा हो नहीं वाला, किसी में ऐड करोगे तो खुद ही देगा नंबर, तो उसका तो नहीं, बट अगर कोई दो नॉन ज़ीरो ऐसे एलिमेंट्स मिल जाए। ठीक है, नाउ अब मैंने क्यों बोला था कि देखो यहाँ पे कि ज़रूरी है कॉम्यूटेटिविटी। ठीक है, हमने मेंशन किया था ना यहाँ पे कि यहाँ वो बोल रहा है कि ये तभी ट्रू है जब आर कॉम्यूटेटिव है, तभी हम बात करेंगे। क्यों? सपोज आर इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव, इफ़ आर इज़ नॉन कॉम्यूटेटिव, देन तब क्या होगा, देखो एक नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग उठा ली मैंने, ये 0 1 0 0, दिस बिलोंग्स टू M टू R, यस। अगर मैं इसको स्क्वायर करूँगा तो मुझे पता है ये आएगा ज़ीरो मैट्रिक्स, 0 0 0 0। तो मुझे पता है कि जो A है, A क्या है मेरा, नील पोटेंट, नील पोटेंट बनेगा। अब मैंने B उठाया, B को मैंने नाम दे दिया 0 0 1 0। अब B का स्क्वायर करूँगा तो ये भी 0 आएगा, तो इसका मतलब है B भी मेरा क्या बन गया, नील पोटेंट। अब मैं A + B करके देखता हूँ, देखो A + B क्या आएगा, 0 1 1 0। यहाँ अब तुम जो मर्जी स्क्वायर करते रहो, ये इसमें तो फ़र्क पड़ने वाला है ही नहीं। स्क्वायर करूँगा तो क्या बनेगा, 1 0 0 1। अब जितनी मर्जी पावर बढ़ाते रहो तुम। ठीक है, दिस इज़ आइडेंटिटी नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 0 0 0। इसका मतलब A + B इज़ नॉट नील पोटेंट। ठीक है, A + B इज़ नॉट नील पोटेंट। ठीक है, तो यहाँ पता लग जाता है कि अगर हम कोई रिज़ल्ट बना रहे हैं तो कोई कंस्ट्रेंट तो नहीं है। तो इसलिए जब हम इस थ्योरम की बात करी हमने, तो हमने स्पेशल एम्फेसाइज़ किया इस चीज़ पे कि रिंग आपकी कॉम्यूटेटिव होनी चाहिए, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इंटीग्रल डोमेन में भी रिंग कॉम्यूटेटिव होनी चाहिए, इवन विद यूनिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने रिज़ल्ट अभी तक किए हैं, तो इनका आपने ध्यान रखना है। ठीक है, कब ट्रू है, सिर्फ जब आपके पास रिंग कैसी है, कॉम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि देखो अगर R, तो मैंने ये मान लिया कि R तो मेरे पास कॉम्यूटेटिव रिंग है, कॉम्यूटेटिव रिंग है, ये मैंने मान लिया। और अभी मैंने बोला था कि A और B दोनों कैसे हैं, नील पोटेंट। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है, क्या AB भी नील पोटेंट होगा? अगर A और A, B नील पोटेंट है, तो क्या A भी नील पोटेंट होगा? ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है? ठीक है, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। तो आंसर इज़ येस, पर कब, ये ध्यान रखना, कब AB इज़ ऑल्सो, A.B इज़ ऑल्सो नील पोटेंट। ठीक है, एलिमेंट, नील पोटेंट एलिमेंट ऑफ R। ठीक है, बट इफ R इज़ नॉट commutative, then it need not to be, then it need not to be nilpotent। क्या need not to be, जो A.P हमने प्रोडक्ट लिखा है, तब ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पास नीलपोटेंट हो। ठीक है, प्रूफ की बात करें तो हम क्या करेंगे, R मुझे पता है, R क्या है, कॉम्यूटेटिव, R कॉम्यूटेटिव है। A है कैसा है, नीलपोटेंट, A कैसा है, नील पोटेंट। A नील पोटेंट मतलब A⁻n0 फॉर सम n। ठीक है, नाउ AB की n करेंगे तो क्या आएगा, AB n करेंगे तो क्या आएगा, AN BN। क्यों आइए, क्यों हो रहा है ये, तभी हो रहा है अगर R कॉम्यूटेटिव है, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कॉम्यूटेटिव तभी ये चीज़ें हो पा रही हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, नहीं तो ये आएगा AB ऐसे ऐसे आएगा AN टाइम्स। ठीक है, AB। ठीक है, अब
ये तभी इंटरचेंज होंगे, ये तभी इंटरचेंज होंगे जब ए कॉम्यूटेटिव है, तो तभी आएगा ना। ए बी को मैं क्या लिखूँगा, ए बी लिखूँगा, ये आ गया। फिर अगेन ये तो बी ए ही है, फिर अगेन इसको बी ए को बी ए से बी ए ऐसे करके लिखूँगा, तो सारे ए इस तरफ आ जाएंगे। ठीक है, चेंज कर सकता हूँ इसको मैं, तो सारे ए को सबको पहले ले आऊँगा, बी को सबको लास्ट में करूँगा। ये तभी पॉसिबल है अगर आर कॉम्यूटेटिव है तो इसका मतलब है कि ए डॉट बी रेस्ट पावर एन करूँगा तो वो ए रेस्ट पावर एन बी रेस्ट पावर एन होगा। अब ए रेस्ट पावर एन तो ज़ीरो है, इसका मतलब ये भी ज़ीरो हो गया। इसका मतलब कि ए डॉट बी रेस्ट पावर एन भी क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। दैट मीन्स दैट इज़ ए डॉट बी इज़ ऑल्सो नीलपोटेंट। ठीक है, ये तभी नीलपोटेंट है अगर आपके पास आर आपका कॉम्यूटेटिव है तो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो हमने ये बोला था कि अगर कॉम्यूटेटिव नहीं है तब क्या होगा, तो ए हमने लिया था अभी ऊपर देखो, जैसे अगर नॉन कॉम्यूटेटिव है 0 1 0 0 ये लिया था। ठीक है, मुझे पता है ए स्क्वायर इसमें आती है 0 मैट्रिक्स। ठीक है, बी क्या आता है 0 0 1 0, यही लिया था हमने। ठीक है, और इसमें भी मुझे पता है ये भी इसका बी स्क्वायर क्या है 0 0 0 मैट्रिक्स, तो ये भी नीलपोटेंट एलिमेंट है। पर अगर मैं ए बी निकालूँ तो ये आएगा 0 1 0 0 0 0 1 0। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये पहले वाला देखो, फर्स्ट एलिमेंट ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 0 0 0, तो ये 0 0 तो हुआ ही नहीं। ठीक है, सो दैट मीन्स इट इज़ नॉट नीलपोटेंट। ठीक है, तो तभी है जब वो कॉम्यूटेटिव है रिंग। ठीक है, तो रिजल्ट तभी तक ट्रू है जब तक वो कॉम्यूटेटिव आपका आर जो है रिंग जो है कॉम्यूटेटिव है। अगर नहीं है तब ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पास नीलपोटेंट बन जाए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है इफ़ ए डॉट बी इज़ नीलपोटेंट। ठीक है, नीलपोटेंट एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है, देन अगर ए बी है तो बी ए भी होगा, बी ए इज़ ऑल्सो नीलपोटेंट एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है, लेट मी ड्रिंक सम वाटर। ठीक है, तो अगर ए डॉट बी नीलपोटेंट है तो बी ए भी नीलपोटेंट होगा। अब क्यों वो देखते हैं। देखो ए डॉट बी कैसा है, नीलपोटेंट। ठीक है, मैं बाकी ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखा डायरेक्टली अब यहाँ बस इसका मतलब ए बी रेस टू पावर एन होगा, ज़ीरो होगा, पक्की बात है, एक कंसीडर कर लो उसको। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो वही बात आ जाएगी दोबारा से। देखो अगर आर कॉम्यूटेटिव है, दो ही केस होंगे। अगर आर कॉम्यूटेटिव है तो बी ए रेस टू पावर एन इक्वल टू ए बी रेस टू पावर एन विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो बी ए बी क्या बना नीलपोटेंट, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो अगर तो आर कॉम्यूटेटिव है तब तो भाई बी ए बी दोनों ही कॉम्यूटेटिव है। ये तो हमने पहले ऊपर भी हम वहाँ से भी ऑब्जर्वेशन ले सकते थे। पर अगर मान लो नॉन कॉम्यूटेटिव है तो क्या हो सकता है, इफ़ आर इज़ नॉन कॉम्यूटेटिव, अगर आर नॉन कॉम्यूटेटिव है तो क्या होगा, तो बी रेस टू पावर ए, इसको एन प्लस 1 करूँ मैं, अगर पावर देखते हैं क्या आता है, क्या आएगा बी ए कितनी टाइम्स, एन प्लस 1 टाइम्स, ऐसे आएगा। अब बी और ए एलिमेंट किसके हैं, रिंग के। ठीक है, अगर रिंग के एलिमेंट है और रिंग के एलिमेंट को एसोसिएटिविटी होल्ड करती है ना, क्योंकि सेमी ग्रुप बनाता है तो प्रोडक्ट वाला है, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए बी, यहाँ भी बी ए होगा, तो ये इसको भी ए बी बना दिया मैं, ए बी और ये लास्ट में ए। इसका मतलब बी यहाँ ये कितनी बार आएंगे, एन टाइम्स ए लिख सकता हूँ इसको मैं। पर ए बी रेस्ट पावर एन कितनी है 0, इसका मतलब ये क्या बन गया 0। ठीक है, इसका मतलब बी ए रेस्ट टू पावर एन प्लस 1 क्या आ गया 0। इसका मतलब क्या बन गया कि बी ए इज़ ऑल्सो नीलपोटेंट।
ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि आर चाहे कॉम्यूटेटिव हो चाहे नॉन एनसी हो, नॉन कॉम्यूटेटिव हो, जो अगर ए बी नील पोटेंट है तो पक्की बात है बी ए भी नील पोटेंट होगा। ठीक है, और ए बी कब नील पोटेंट होता है? अगर ए आर कॉम्यूटेटिव है और ए और बी नील पोटेंट एलिमेंट्स है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये किया हमने। ठीक है, तो यहाँ से ये रिजल्ट पता लग जाता है इसके लिए। क्लियर? ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द अदर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू। ठीक है, वी विल रिवाइज इट टुमारो एज वेल। अभी आपने ध्यान रखना है कि नील पोटेंट के लिए देखो हमने क्या क्या रिजल्ट्स कर लिए। मैं एक बार अगर यहीं पे अगर आपको रिवाइज करवा दूँ तो नील पोटेंट के लिए क्या क्या देख लिया हमने कि डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है? ठीक है, आर में आर की कोई बात नहीं होती। आर आपने नॉर्मल जो रिंग होती है आपने वही लेनी है, कोई कॉम्यूटेटिविटी नहीं, ग्रुप कॉम्यूटेटिव रिंग नहीं लेनी, कोई रिंग विद यूनिटी नहीं लेनी, कोई बात नहीं करनी हमने ऐसे। ठीक है, पक्की बात। उसके बाद हमने बात करी इंटीग्रल डोमेन में स्पेशल पहली चीज़ ये करी हमने। दूसरी हमने स्पेशल चर्चा करी कि अगर रिंग जो है वो आपके इंटीग्रल डोमेन भी हो। अगर इंटीग्रल डोमेन में बात करें, इंटीग्रल डोमेन मतलब अगर कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, उस केस में नील पोटेंट एलिमेंट सिर्फ आपके पास एक ही होगा जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट ज़ीरो होता है खुद। हमने प्रूव भी कर दिया रिजल्ट के। ये रिजल्ट आ गया कहाँ? जब आपके पास इंटीग्रल डोमेन है तो। तीसरा हमने ZN में चर्चा कर ली कि कितने होते हैं। अगर मान लो n की प्राइम फैक्टराइजेशन p⁻r1 p⁻r2 pk⁻rk, तो कितने नंबर ऑफ नील पोटेंट एलिमेंट कितने होंगे इसमें? नंबर ऑफ नील पोटेंट एलिमेंट्स कितने होंगे? p1r पावर में कम कर दो, p2r2-1 अप टू सॉन टू pk⁻rk-1, तो इतने नील पोटेंट एलिमेंट होंगे। तीसरा ये रिजल्ट है, हमने ये देख लिया। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा कि अगर ए आपके पास नील पोटेंट है, ठीक है, अगर ए नील पोटेंट है, सॉरी, अगर ए और बी नील पोटेंट एलिमेंट्स हैं, ए और बी कोई आपके पास दो नील पोटेंट एलिमेंट हैं। ठीक है, और आर आपकी रिंग थोड़ी स्पेशल है, दैट इज़ कॉम्यूटेटिव रिंग है, तो ए प्लस बी भी जो होगा ये भी आपके पास क्या बनाएगा? ये भी आपके पास नील पोटेंट एलिमेंट होगा। ठीक है, और इसके लिए हमने काउंटर एग्जांपल भी किया कि ये इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कॉम्यूटेटिविटी को हम इसको छोड़ नहीं सकते। अगर ये छोड़ी हमने तो उस केस में ज़रूरी नहीं ए प्लस बी है। यहाँ हमने मैट्रिक्स वाला एग्जांपल किया। ठीक है, ये चौथा रिजल्ट ये हो गया। पांचवें में हमने क्या किया? हमने ये बोला कि अगर आर अगेन कॉम्यूटेटिव, या फिर हम इसको देखो अगर मर्ज ही कर लें, देखो अगर इसको ऐसे बोलो कि आर अगर तो कॉम्यूटेटिव है, तो मुझे पता है कि अगर ए कॉमा बी नील पोटेंट है तो ए बी भी क्या होगा? नील पोटेंट। ए प्लस बी भी क्या होगा? नील पोटेंट। यही करके हैं कि अगर आर कॉम्यूटेटिव है, ए और बी दो, ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन है, ए बी नील पोटेंट है। इसका मतलब है कि यहाँ से ये इम्प्लाई होगा कि ए बी भी नील पोटेंट है और बी ए भी नील पोटेंट है। ये सिर्फ बात करिए कॉम्यूटेटिविटी में। ठीक है ना, अगर आर कॉम्यूटेटिविटी नहीं है, ठीक है, NC, तो उस केस में क्या होगा? उसमें ए बी अगर नील पोटेंट है तो पक्का बी ए भी नील पोटेंट हो। इस केस में हमें कॉम्यूटेटिविटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इस केस में इसमें हमें कॉम्यूटेटिविटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर यहाँ भी मुझे पता होना चाहिए कि ए और बी जो है, जो आपके क्या है, ए बी जो है कैसे आपके नील पोटेंट है। ठीक है, इसमें ये गिवन है कि ए बी नील पोटेंट है तो बी ए भी नील पोटेंट होगा। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आपके रिंग आपके पास कॉम्यूटेटिव रिंग हो या ना हो। ठीक है, तो 5 रिजल्ट किए हमने, ये हमने ध्यान रखने हैं। ठीक है, डेफिनेशन, इंटीग्रल डोमेन में नील पोटेंट एलिमेंट कैसे दिखते हैं, कितने होते हैं, ZN में कैसे चर्चा करते हैं। ठीक है, अगर आर कॉम्यूटेटिव है, ठीक है, बार बार देखना, बार बार घूम के यही चर्चा पे आती है। कॉम्यूटेटिव है तब क्या होगा, नहीं है तो क्या हो रहा होगा, कॉम्यूटेटिव है तब क्या रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, हमें ये भी बताया, हाँ देखो ए प्लस बी है, ए बी दोनों बनते हैं, ए और बी है तो ठीक है, और नॉन कॉम्यूटेटिविटी है तो ये होल्ड कर जाती है। अगर ए बी नील पोटेंट है तो बी ए भी होगा। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट जो होल्ड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ यूनिट्स।
ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास यूनिट्स। यूनिट्स किसको बोलते हैं हम, ठीक है। देखो डेफिनेशन ज़रूरी है। एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर, एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर, कोई रिंग को बिलोंग कर रहा है, इज सेट टू बी यूनिट एलिमेंट ऑफ आर। आर का यूनिट एलिमेंट होगा इफ़, कब होगा, इफ़ आर हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, इफ़ आर हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। आर हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। और क्या लिखते हैं, द सेट ऑफ, ये भी नोटेशन इंपॉर्टेंट है, द सेट ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ आर इज डिनोटेड बाय यू आर, ठीक है। ऐसे लिखते हैं उसको, ठीक है। इसको बोलते हैं यूनिट ग्रुप, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, यू आर में क्या आता है, यू आर में वो सारे आते हैं सच दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट। यही कहा उसने कि यू आर में वो सारे एलिमेंट आएंगे रिंग के जिसमें उस एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। देखो जब इनवर्स एग्जिस्ट की बात आ रही है तो देखो ये चीज़ ध्यान में, ये कन्फ्यूजन होनी चाहिए कि भाई इनवर्स एग्जिस्ट करता ही है, वो सिर्फ एडिशन वाले में केस में करता है, ठीक है। तो आर प्लस की बात करते हैं, तो आर प्लस जो संपूर्ण है अपने आप में, पहले ही आप बोल चुके हो कि वो कॉम्यूटेटिव होना ही चाहिए, तो वहाँ तो इन्वर्स मिलेगा ही। तो इसका मतलब अब जो अगर वो इन्वर्स की बात कर रहा है तो अब वो सिर्फ डॉट के साथ ही बात कर रहा है। इसका मतलब जब भी चर्चा हो रही है वो सारी किस में हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात हो रही है, कि उसका मल्टीप्लिकेशन डेफिनेशन में लिखा भी है। देखो कि किसी एलिमेंट ए का कोई, देखो रिंग कैसी हो, कोई भी हो, उस रिंग के एलिमेंट कोई भी एक एलिमेंट उठाओ, वो उसको यूनिट एलिमेंट का बोलेंगे अगर उस एलिमेंट का आर में क्या मिल रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिल रहा है। अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिलेगा तभी हम कहेंगे कि वो आर जो है वो जो ए जो एलिमेंट जो है वो क्या होगा, यूनिट होगा, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, ठीक है। अब मैं वही एग्जांपल्स, बात आ जाके यही आती है, डिफाइन कोई एक कॉन्सेप्ट लिखो और फिर उसके एग्जांपल से डील करो। एग्जांपल में आपको रिंग ही उठानी पड़ेगी, रिंग के एग्जांपल आपने स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, रिंग आगे की बात करें, कॉम्यूटेटिव रिंग, रिंग विद यूनिटी की बात कर ली हमने, इंटीग्रल डोमेन की बात कर ली, ठीक है। आ जाके अब चर्चा इन्हीं पे आएगी जो हमने बेसिक्स हमने जो करे हैं पहले, ठीक है। अब एग्जांपल में सबसे ईजीएस्ट हम पहले उठाते हैं जेड वाला। तो किस एलिमेंट का इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिलता है, यहाँ पे दो ही एलिमेंट है, वन का आइडेंटिटी का और -1 का। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, यूनिटी कितनी है मल्टीप्लिकेशन में, 1, इन्वर्स -1 का इन्वर्स स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो सिर्फ दो ही का इन्वर्स मिलेगा। तो इसका मतलब जो यूज़ ऑफ जेड है वो आए हैं दो एलिमेंट से, जिसको जेड स्टार भी कहते हो, ठीक है ना। ठीक है, अब बस यही चर्चा करते जाओ, अब यही एक्सटेंड होगी आपके पास, ये रिंग्स बदलेंगी और चर्चा तो वही रहेगी। अब मान लो ये पूछें इसके यूनिट्स बताओ, क्वेश्चन बनते हैं वैसे इस पर, ठीक है। रैशनल्स हैं, इसका यूनिट बताओ कितने होंगे इसमें, यू ऑफ इस सेट का बताओ, ठीक है। यू ऑफ Z15 इसमें कितने यूनिट्स हैं, ठीक है। तो रिंग कोई भी दे दे आपको, तो आपको एनालिसिस, आपको चर्चा करनी आनी चाहिए उस पर कि कैसे निकालने हैं मैंने, ठीक है। अब देखो पहले अगर मैं उठाता हूँ U ऑफ ZI, तो इसमें क्या होगा, इसमें रिंग के एलिमेंट होंगे, मतलब X बिलोंग्स टू ZI होंगे। और कौन से ZI होंगे, जिसमें X इनवर्स एग्जिस्ट इन ZI। अब किस एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है ZI में, 1 का, -1 का स्क्वायर करेंगे तो सेम आ जाएगा, I का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, -1, सॉरी I का पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा 1, -I का करेंगे 1। और कोई एलिमेंट आएगा इसमें, और कोई भी एलिमेंट, देखो 1 + I भी आएगा, 1 + I का स्क्वायर अगर करूँगा, 1 + I का एलिमेंट उठाऊँ मैं, तो इसका स्क्वायर करो, क्यूब करो, जैसे मैं आगे पीछे करते रहो, ये कभी भी 1 नहीं आने वाला, 1 कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसके जो आपका जो ये यूनिट का एलिमेंट है वो बनेगा ये, मतलब ZI स्टार, ठीक है। ये बनेगा इसका यूनिट्स का सेट, ठीक है। इन्हीं 4 का इसमें इन्वर्स मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, UQ।
यूनिट सेट बनाना है किसका, रैशनल्स का। तो रैशनल्स में देखो इसमें क्या आएंगे, वो सारे रैशनल आएंगे सच दैट एक्स इनवर्स एग्जिस्ट। तो ये ग्रुप थ्योरी में आप करके आए हो, क्योंकि अब मुझे क्या चाहिए, मुझे अब ये कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन के साथ किस किस एलिमेंट का इन्वर्स मिलता है, अब ये कह रहा है वो, है ना, यही पूछ रहा है ना। इन्वर्स तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ही, तो क्यू में किस किस एलिमेंट का इन्वर्स मिलता है, सभी एलिमेंट का एक्सेप्ट किसका, जीरो को छोड़ के। तो इसमें क्या आएगा, पूरे का पूरा रैशनल आ जाएगा, सिर्फ किसको छोड़ के, जीरो को छोड़ के। तो बस यही है फैक्ट, ठीक है। तो ये रैशनल्स का बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वो कह रहा है यूनिट्स का निकालो Z15 का। तो इसमें क्या निकालना है, एक्स, वो सारे एक्स बिलोंग्स टू Z15 निकालें सच दैट एक्स इनवर्स एग्जिस्ट इन Z15, जिनमें 15 का इन्वर्स मिले। अब किस किस एलिमेंट का इन्वर्स मिलता है, किस किस एलिमेंट का इन्वर्स मिलता है, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं इसको, एक्स, वो सारे एक्स बिलोंग्स टू 15 सच दैट जिनका GCD एक्स के साथ कितना हो, 15 के साथ हो 1। तो कौन कौन से एलिमेंट है, तो वो तो हमें निकालना आता है ना, 3 5 15, कितने एलिमेंट्स आएंगे, 1 + 1 1 + 1 दैट इज़ 4 एलिमेंट्स, ठीक लिखा है, सॉरी नॉट ऐसे, 5 आएगा, 5 मतलब 15 2/5 एंड 4/3, 3 5 15, 2/3 और 4/5। लेट मी जस्ट राइट इट क्लियरली, ठीक है। मतलब 5 15 मतलब 15 × 2/3 और 4/5, तो 5 5 8 एलिमेंट मिलेंगे ऐसे, जिनका इनके साथ GCD कितना होगा 1, ठीक है। और बाकी तो पहले ज़ीरो हो जाते हैं वो, ठीक है। जैसे कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 15 के साथ कौन सा आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, ठीक है, देन 4 आएगा, देन 6 आएगा, नहीं आएगा 6, ठीक है, 7 आएगा, 8 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा। अब मैं 1, देखो 1 को तो चेक करना आसान है, मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो GCD के लिए देखो 2 की पावर 4 करूँगा तो कितना आएगा 16, और Z15 में देखूँगा 2⁴ तो कैसा दिखेगा 1। तो इसमें मिल रहा है आपको इन्वर्स मिल रहा है। इन्वर्स क्या होता है, ऐसा एलिमेंट, अब या फिर आप ऐसे बोल दो, ऐसा एलिमेंट है, देखो इसको आप ऐसे देख लो, ऐसा एलिमेंट, ठीक है, कि ठीक है, इन्वर्स क्या होता है, ठीक है, इन्वर्स क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में, कि A है कोई एलिमेंट, जैसे 2 है, ठीक है, तो एक कोई एलिमेंट मिलेगा रिंग में सच दैट A.B को आइडेंटिटी आना चाहिए, A.B क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। तो इसमें कौन सा एलिमेंट है वो देखो, तो 8 मिल रहा है, 8 तो 16 करेंगे तो अगेन क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी, ठीक है। तो 8 और ये दोनों आपस के लिए कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। उसके बाद 15 के लिए और देखो और कौन सा बनेगा, अगर मान लो 4 उठाता हूँ मैं, ठीक है, 4 के लिए कौन सा काम करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना 15 में है, Z15 में है, देखो जरा 4 के लिए कौन सा काम करेगा, 4 का इन्वर्स क्या आएगा, इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है 4 का, देखो ठीक है, 11 और 4 का देखो कितना आएगा, 44, ठीक है, -1 और या 47 आएगा, और ये आएगा -1, 4 11 44 -1 mod 15, तो -1 15 मतलब 14, तो 14 आएगा देखो इन्वर्स इसका, 14 चौके 56, ठीक है, हाँ यही आता है, यही आएगा -1, ठीक है। और ठीक है, अगर ऐसे नहीं देखना तो हमें ये देख लेते हैं ना, कैसे कह सकते हैं, और हम इसको
इसको कैसे कह सकते हैं और हम इसको, एक तरीका तो इन्वर्स निकालने का ये है, ठीक है, कि आप रिंग में से एलिमेंट निकालते जाओ। Z15 है, ठीक है, तो 1 बनना चाहिए, मतलब वही है कि अगर ए का मैंने निकालना है, ए का तो एक बी मिलना चाहिए सच दैट ए डॉट बी इक्वल्स टू जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट वो आना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू क्या है Z15। दो के लिए तो मिल गया, 2 8 16 और 8 को 2 मिल गया, ठीक है। अब बचते हैं हमारे पास 4, ठीक है, 4 चौके 16, 4 का स्क्वायर भी कर दो तो 2 16 आता है, ठीक है। तो 4 खुद का इन्वर्स है, 4 का स्क्वायर करूँगा तो 16 आएगा। अगेन 4 खुद का इन्वर्स हो गया। 7 का करो, ठीक है, 7 का देखो कौन सा बनेगा, 7 स्क्वायर 49, ठीक है। और या हाँ देखो 7 का क्या आएगा 11, 13, 13 7 91, और 91 का अगर मैं 15 के साथ देखूँगा तो 15 चौके 60, 15 छक्के 90 और 91, तो 7 का क्या आ गया, 7 का क्या आ गया 13, और 13 का 7, ठीक है। ऐसे बाकियों का मिल जाएगा 14 और मेरे ख्याल से 11 बच्चों का हो जाएगा मैच, ठीक है। देख लो 14 11 कितने आ रहे हैं, 14 और 11 को देख लो कितना है, 11 चौके 44, 4 11 4 15, ठीक है। 14 तो 11 11 121, 11 तो खुद का इन्वर्स है, 11 का स्क्वायर 121, और 15 15 120 है ना, 15 120, और ठीक है। तो 11 खुद का इन्वर्स है, 13 13 13 14 का आ गया 256, हाँ, और ठीक है 14 का चेक कर लो, 14 तो खुद का ही इन्वर्स है, 14 का स्क्वायर करूँगा तो ये भी आएगा, अगेन खुद का इन्वर्स है। तो ऐसे हर एलिमेंट का इन्वर्स मिल रहा है, ठीक है। तो ये हम इस केस ऐसे केसेस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं 5, तो इसका मतलब है ZN में हमें एनालिसिस करना आसान हो गया। ZN में हमें क्या मिल गया, ZN में मिल गया कितने एलिमेंट्स होंगे जिनका यूनिट्स जो यूनिट्स होंगे, ठीक है। इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 1 देन नंबर ऑफ यूनिट्स इन ZN कितने होंगे 5n, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मिल गया हमें यूनिट्स निकालने का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं R। अगर मान लो क्वेश्चन मेरा है रिंग चेंज कर दो, अब रिंग आ गई मेरे पास, मान लो Q क्रॉस R या Q क्रॉस Q देख लेते हैं पहले, Q क्रॉस Q, इसमें बताओ यूनिट्स क्या होंगे इसमें यूनिट्स क्या होंगे, तो अगेन वही इसके कौन से यूनिट्स हैं, पूरे का पूरा Q, किसको छोड़ के 0 को छोड़ के, मतलब Q स्टार, इसके भी कौन से हैं Q स्टार, तो ये सारे के सारे यूनिट्स बन जाएंगे इसमें, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हो जो भी आपके, अगर मान लो वो कहता है कितने यूनिट्स हैं Q और R में, तो क्या होंगे Q स्टार और R स्टार, 0 को हटा के बाकी सभी एलिमेंट का इन्वर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है नेक्स्ट, ठीक है कर सकते हो बाकी सारे, ठीक है। अब बाकी जितने मर्जी, अब मैं चाहे मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, देखो इसको, तो इसका भी निकाल पाओगे आप, है ना, यूनिट्स का सेट इसका, क्यू स्टार क्रॉस क्यू स्टार क्रॉस क्यू स्टार, ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपने ध्यान रखना है, इसमें रिजल्ट क्या बनता है, इफ़ आर आई आर कॉम्यूटेटिव रिंग्स, अगर आर कैसे कॉम्यूटेटिव रिंग्स हैं विद यूनिटी मतलब अब हम इंटीग्रल डोमेन की बात कर सकते हैं। इफ़ आर आई आर द कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी देन, तभी कह रहा है तब जो यूनिट्स होगा आर आई का R1 क्रॉस R2 क्रॉस अप टू सॉन टू RN,
वो किसके बराबर होगा, यूनिट्स ऑफ R1 निकाल लो, फिर उसका यूनिट्स ऑफ R2 के साथ क्रॉस ले लो, फिर ऐसे ही क्रॉस ले लो Rn के साथ। पर ये तभी है जब R कैसी है, कॉम्यूटेटिव रिंग्स विद यूनिटी, अदरवाइज़ वो ट्रू ही है। ठीक है, तो ये यूनिट्स का कॉन्सेप्ट भी देख लिया हमने कि कैसे क्या होते हैं यूनिट्स। और एक हमारे पास दो एडिशनल रिजल्ट बनेंगे, एक तो जो कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होता है उसके लिए, और दूसरा Zn के लिए, कि अगर इसमें रिंग्स निकालनी तो क्या, इसमें अगर यूनिट्स निकालना तो क्या होंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स मूव टू द अदर कॉन्सेप्ट विच इज़ आइडियल, विच इज़ आइडियल। ठीक है, क्वाइट सिमिलर टू जिसे हम को सेट करते हैं उसकी तरह तो दिखता है। जैसे क्या है, लेट आई इज़ नॉन एम्प्टी सब ग्रुप ऑफ आर। ठीक है, देन आई प्लस और डॉट इज सेट टू बी आइडियल ऑफ आर। कब बोलेंगे, ठीक है, दो डेफिनेशन, लेफ्ट आइडियल राइट है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई एंड फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू आई। एक तो सब ग्रुप है तो ए बी बिलोंग्स टू आई होना चाहिए। सेकंड, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई एंड आर जस्ट गिव ए मोमेंट। ठीक है, आर इज़ अ रिंग, या फिर ऐसे लिखो आप इसको, आर इज़ अ रिंग। ठीक है, अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। ठीक है, कोई आर आई, कोई मैंने नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया आर का। अब आई प्लस डॉट को मैं क्या बोलूँगा, आइडियल कब बोलूँगा, अगर तो ये क्या हो, सब ग्रुप बनाए। पहली बात तो क्या बनाए, सब ग्रुप बनाए। और दूसरा है कि ये आर के एलिमेंट को एब्जॉर्ब कर ले। आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर, तो ए आर जब मैं निकालूँ, ठीक है, अगर मैं लेफ़्ट आइडियल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर तो ये ए आर, ठीक है, अगर मैं लेफ़्ट आइडियल की बात कर रहा हूँ तो आर ए होगा। ठीक है, ठीक है, क्या होगा आपके पास लेफ़्ट, अगर मैं सिर्फ लेफ़्ट आइडियल की बात करूँ तो जैसे हमने उसमें किया था, कोसेट भी किया था कि अगर लेफ़्ट से आए एलिमेंट किसका, ग्रुप का, तो वो राइट को सेट होता है, सॉरी लेफ़्ट को सेट होता है। वैसे ही अगर लेफ़्ट से एलिमेंट, ये कहाँ, ये भी आई को बिलोंग करना चाहिए। तो आर कहाँ से आ रहा है, लेफ़्ट से, तो इसको बोलेंगे ये है लेफ़्ट आइडियल। ठीक है, वैसे ही आप राइट आइडियल डिफाइन कर सकते हो। क्या होगा, पहली प्रॉपर्टी तो सेम ही है, ठीक है, कि ए माइनस बी जो है वो बिलोंग करना चाहिए, ये मतलब सब ग्रुप बनना चाहिए। और सेकंड वो कह रहा है कि वो आर के एलिमेंट को एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, क्या कर ले, आर के एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, और अगर मान लो अगर आपकी रिंग जो है कॉम्यूटेटिव है तो बात ही ख़त्म होगी वहाँ पे। ठीक है, तो अगर कॉम्यूटेटिव रिंग उसने ऑलरेडी दे रखी है तब तो हम चर्चा ही नहीं करेंगे, तब तो लेफ़्ट क्या राइट दोनों बराबर ही हो गए आपके पास उस केस में। ठीक है, तो ये तब ज़रूरी है जब आप, अगर वो कोई भी मतलब ऐसे बताता नहीं कि आपका रिंग कॉम्यूटेटिव है या नहीं है। अगर कॉम्यूटेटिव नहीं है तब बात होती है लेफ़्ट की। ठीक है, इसका नाम है लेफ़्ट आइडियल। तब बात करेंगे कि हाँ भाई ये ठीक है, ये लेफ़्ट है, ये राइट है। अदरवाइज़ अगर कॉम्यूटेटिविटी वाला का चक्कर ही नहीं है तो सॉरी, अगर कॉम्यूटेटिव है तो फिर हम लेफ़्ट राइट क्यों करेंगे। ठीक है, फिर हमें पता है ए आर इज इक्वल्स टू आर ए है, तो उस केस में बात ही करें। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो आइडियल क्या होता है, पहले तो ठीक है, एक कोई सबसेट उठा लिया मैंने आर का। ठीक है, ये आइडियल का बनाएगा, और ये ठीक है, एक तो ये सब ग्रुप होना चाहिए, दैट इज़ ए बी बिलोंग्स टू आई फॉर ऑल ए बी। दो आपने एलिमेंट उठाने हैं आई से, और ए माइनस बी जो है वो इसी में ही होना चाहिए। ठीक है, ए माइनस बी मतलब ए बी यूनिवर्स की बात कर लो, ए और बी यूनिवर्स की बात कर लो, ये ऐसे कह रहा है। ठीक है, और सेकंड वो कह रहा है कि वो आर के एलिमेंट को ऑब्जॉर्व कर ले, दैट इज़ सॉरी आर मतलब अगर मैंने कोई एक यहाँ से एलिमेंट उठाया आर रिंग का, और एक मैंने एलिमेंट उठाया आई का, तो आर ए जो है वो भी आई में जाना चाहिए। तो अब्जॉर्व कर ले वो किसके एलिमेंट्स, आपके पास रिंग के एलिमेंट्स को। ठीक है, तो हम उसको कहेंगे कि वो क्या बन गया आपके पास, आइडियल। क्लियर।
अब जैसे अगर एग्जांपल्स की बात करें हम, तो देखो S अगर मान लो ये देखो AB00 और AB बिलोंग्स टू R, ये सबसेट है M2R का, सबसेट है, मैट्रिसेस है, ले उठा रहा है सिर्फ ऐसी वाली मैट्रिक्स उठा रहा है, क्योंकि M2R में तो सारी आती हैं ABCD टाइप, इसमें सिर्फ वो उठा रहा है जिनकी शक्ल कुछ ऐसी है। अब मुझे ये बताना है कि ये क्या है, लेफ़्ट, ये बताना आइडियल है, ये आइडियल है, कौन सा आइडियल है, राइट है, ये लेफ़्ट है, कौन सा है, ठीक है, आपने बताना राइट है। देखो मैं पहले चेक करता हूँ राइट आइडियल है या नहीं। तो क्या है, दो एलिमेंट उठाओ इससे, अगर हम दो एलिमेंट उठाओ, एक एलिमेंट ए उठाया तो इसकी शक्ल कैसी होगी, A1 B1 0 0, और मैं डायरेक्टली माइनस ही कर रहा हूँ, दूसरा A2 B2 0 0, क्योंकि A माइनस बी ही चेक करना है मुझे, A माइनस बी, तो मैंने ए पहले वाला ले लिया, दूसरा बी ले लिया, तो क्या आएगा मेरे पास, A1 माइनस A2 B1 माइनस B2 0 0। तो ये तो बिलोंग कर रहा है एस को, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे चेक करना है, एक एलिमेंट उठाना है मुझे MNR का, आर का अगर मैंने कोई एलिमेंट उठाना है तो कैसा होगा, ABCD टाइप। अब मुझे ये बताना है कि RA, देखो ABCD, ये चेक करो, दो चीज़ चेक करूँगा, और यहाँ आएगा A1 B1 0 0, मतलब मैं चेक कर रहा हूँ, इस केस में मैं चेक कर रहा हूँ क्या लेफ़्ट है, लेफ़्ट आइडियल है कि नहीं। और इस केस में क्या चेक करूँगा, देखो A1 B1, क्योंकि यहाँ रिंग का एलिमेंट आ रहा है राइट से, ABCD, तो यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ कि ये लेफ़्ट आइडियल की राइट है। तो इसको सॉल्व करो, बस सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो मतलब यहाँ पे कुछ नहीं आना चाहिए, ऊपर तो एलिमेंट आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ए और बी कोई भी रियल नंबर है, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ नीचे एलिमेंट, नीचे जीरो बनना चाहिए, तो देखो नीचे जीरो कौन सा एलिमेंट बनाएगा, सी, तो ये है, यहाँ आएगा CA1, देखो CA1 D0, यहाँ आएगा CB1, यहाँ आएगा AA1, ठीक है, और यहाँ आएगा BB1 AB1। तो ये तो नहीं आ रहा, ये तो बिलोंग नहीं कर रहा है इसको, क्योंकि इसके केस में ये वाली टर्म जीरो चाहिए थी मुझे, तो ये लेफ़्ट आइडियल तो नहीं, क्या राइट आइडियल है ये, देखो ज़रा मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा, फर्स्ट A1A प्लस B1C, सेकेंड एलिमेंट A1B प्लस B1D, और ये ज़ीरो और ये ज़ीरो, तो इसका मतलब है कि जो S है आपका, S इज़ राइट आइडियल, राइट आइडियल, ठीक है, ऐसे करेंगे, ठीक है, क्लियर है। लेफ़्ट क्यों नहीं है, मैंने यहाँ से अभी हमने यहाँ से कंफर्म कर लिया, क्योंकि ये तो बिलोंग कर रहा है इसको, ठीक है, तो ये राइट आइडियल है। अब ऐसे ही आप कुछ एग्जांपल्स खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, जैसे आप मान लो ये उठा लिया ऐसा, अब आप इसको प्रैक्टिस करके देखो, ठीक है, आपने खुद करना ही, ठीक है, कि AB00 0, ठीक है, ये मैंने मैट्रिसेस ये उठाई स्पेशल वाली, ठीक है, AB यहाँ रियल नंबर से आ रहे हैं, और ये किसका सबसेट है, M2R का। अब ये चेक करो कि लेफ़्ट आइडियल की राइट आइडियल है, क्लियर, ठीक है। नाउ नोट करके लिख सकते हो कि अगर इफ़ R, अगेन R क्या बन गई, अगर कॉम्यूटेटिव बन गई, R इज़ कॉम्यूटेटिव रिंग, देन लेफ़्ट आइडियल इज़ इक्वल्स टू राइट आइडियल, वहाँ तो बात होगी नहीं लेफ़्ट राइट की, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ही हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जब आपके पास कॉम्यूटेटिव है तब चर्चा नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। अब अगेन दोबारा से वही काम है हमारा, क्या करने का, एग्जांपल्स, ठीक है। अब मुझे पता है क्यू क्या है, कॉम्यूटेटिव रिंग है, तो इसमें क्या लेफ़्ट आइडियल क्या राइट आइडियल, सेम है दोनों, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि क्या Z जो है वो आइडियल है इसका, तो क्या चेक करते हैं, देखो अगर पहले मैं ये चेक करता हूँ कि दो एलिमेंट मैंने इससे उठाने, A माइनस बी करना, तो Z से दो एलिमेंट उठाओ, A माइनस बी करो, Z में रहते हैं तो वो चेक करने की जरूरत नहीं। सेकंड देखो, मोस्टली सेकंड वाली प्रॉपर्टी पंगा डालती है, एक एलिमेंट उठाना यहाँ से मैंने और एक उठाना यहाँ से, देखो तो 1/2 उठाया मैंने Q से और 1 उठाया मैंने इंटीजर से, तो क्या आया 1/2, ये बिलोंग किस करना चाहिए था, इंटीजर को, पर ये तो कहाँ रही, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू Z, इसका मतलब Z इज़ नॉट आइडियल ऑफ Q, क्लियर हो गया। तो M, अगर Z इसका आइडियल नहीं तो Z किसका आइडियल नहीं होगा, अगर Q का नहीं है तो Z इज़ नॉट, जो भी Q को कंटेन करेंगे इज़ नॉट आइडियल ऑफ R का भी नहीं होगा, C का भी नहीं होगा, क्योंकि इसको कंटेन कर रही हैं हम,
और z इसमें भी कंटेन है तो इसका भी आइडियल नहीं बनेगा वो। ठीक है, अब ऐसे ही आप सिमिलर नोट पे आप ये भी चेक कर सकते हो, Q इज़ नॉट रैशनल नंबर का सेट है, इज़ नॉट आइडियल ऑफ R, और ना ही C का होगा वो। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट Q से उठाऊंगा, सेकंड वाली प्रॉपर्टी में उसी पे ज़्यादा जोर दूंगा क्योंकि मोस्टली वो फेल कर जाती है। इससे मैंने उठा लिया √2 और रैशनल उठाया 1/2, तो √2/2 डज नॉट बिलोंग्स टू Q, सेकंड प्रॉपर्टी फेल कर रही है, इसका मतलब ये भी आइडियल नहीं है। तो ये देखो कुछ एग्जांपल्स मैं अपने आप बना सकता हूँ यहाँ से अगर क्लैरिटी है तो। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के एग्जांपल्स हैं जैसे mz मुझे पता है सब रिंग तो बनती है, तो क्या mz आइडियल है, आइडियल ऑफ z है कि नहीं वो चेक करना है। तो mz देखो, mz आप कुछ भी ले लो, अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमेशा होल्ड करता ही है वो। ठीक है कि m1a माइनस m2a, तो ये हमेशा m1 माइनस m2 ये तो a से ही जनरेट होता रहेगा, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। दिक्कत आती है सेकंड वाले में कि सेकंड वाली सेटिस्फाई करता है, तो इस केस में तो वहाँ दिक्कत ही नहीं है। इसमें एक एलिमेंट z से उठाएगा और एक एलिमेंट मान लो a उठाया उसने mz से। ठीक है, तो मैंने क्या चार्ज चेक करना है, मैंने चेक करना है RA, तो ये क्या आएगा RMA। R किसका एलिमेंट है, इंटीजर का, M क्या है कोई इंटीजर, तो RM भी क्या होगा कोई इंटीजर। तो अगेन इसको मैं कुछ नाम दे दूँ M-A, तो अगेन ये किस में बिलोंग करके MZ को। ठीक है, या सॉरी MZ देखना है ना मैंने, तो A चेंज करेगा ना, RA देखना है मैंने, तो RAA को कैसे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया मैंने इस पर यहाँ पे, देखो ऐसे है। मैंने क्या चेक करना है RA, ठीक है ये तो ठीक लिखा मैंने। RA का मतलब है R तो एक इधर से उठाया, Z से उठाया, ये तो कोई इंटीजर होगा, पक्का बात है, ये तो कोई इंटीजर होगा मेरे पास। अब A कहाँ से, MZ से, तो इसकी शक्ल कैसी होगी MZ में, मतलब M का ही कुछ प्रोडक्ट होगा वो। ठीक है, जैसे अगर MZ 2Z ले लो आप ऐसे, ठीक है, तो 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ ऐसे होगा, पक्की बात है ऐसे कुछ होगा, और कुछ तो नहीं होने वाला वो। ठीक है, तो अगर A बिलोंग्स टू क्या है Z, तो ये क्या आएगा, A की वैल्यू क्या आएगी, A की वैल्यू कुछ आएगी, नाम दे दो M और A1, कुछ ऐसे नाम दे दो। ठीक है, इसके बराबर ही होगा वो। ठीक है, अब मुझे ये बताना कि MZ में है, MZ में कब जाएगा, मुझे पता है A भी किसका एलिमेंट है, इंटीजर का, तो RA1 भी क्या बनेगा, इंटीजर। ठीक है, तो ये किसका आएगा, ये आएगा M और ये कुछ इंटीजर बन जाएगा, यहाँ पे मान लो R डबल डैश, तो ये अगेन M की फॉर्म में लिखा गया, इसका मतलब ये बिलोंग कर रहा है MZ को अगेन। ठीक है, तो इसका मतलब ये आइडियल है, इसका मतलब जो आपके MZ हैं आर आइडियल्स ऑफ Z, आर आइडियल्स ऑफ Z। ठीक है, अब आप चेक भी कर सकते हो, अगर आपको ये समझ नहीं है तो आप चेक भी कर सकते हो, 2Z उठा के देख लो, दो एलिमेंट उठाऊंगा यहाँ से, कुछ भी उठा लो तो कोई दो एलिमेंट, A मैंने 2Z से उठाया, B मैंने 2Z से उठाया, तो A माइनस B करके देखो, तो ये भी क्या होगा कुछ 2 टाइम्स M1, ये भी क्या होगा कुछ -2 टाइम्स M2, तो क्या आएगा 2 टाइम्स M1 माइनस M2, तो अगेन किसको बिलोंग किया 2Z को। ठीक है, सेकंड क्या है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, कोई इंटीजर ले लो आप, कोई भी इंटीजर उठा लो, दुनिया भर का कोई भी इंटीजर उठा लो आप, और एक मैंने उठाया एलिमेंट किससे 2Z से, तो RA चेक करना है मुझे, RA कितना होगा 2 इंटू M ही होगा ना, कुछ 2 का मल्टीपल ही होगा कुछ, तो इसका मतलब इसको ऐसे करो R, क्योंकि कॉम्यूटेटिव रिंग है, तो RM2, तो इसको ऐसे 2MR, इसका कुछ नाम दे दूँ R डैश, तो ये भी तो 2 का मल्टीपल ही आया, ये R इंटीजर है, M इंटीजर है, तो RM भी इंटीजर होगा, इसको कोई नया नाम दे दिया R डैश, तो इसका मतलब ये भी बिलोंग कर रहा है 2Z को, तो इसका मतलब MZ जो बनेंगे वो बनेंगे आइडियल्स बनेंगे किसके, Z के। ठीक है, नाउ
नोट करने वाली चीज़ ये है यहाँ पे कि एवरी सब ग्रुप ऑफ Z इज़ एन आइडियल ऑफ Z। कोई भी सब ग्रुप उठा लो Z का, वो आइडियल ही बनेगा। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ से पता चला दैट Z हैज़ इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट सब ग्रुप्स होते हैं, इनफाइनाइट आइडियल्स। ठीक है, तो कौन कौन से सब ग्रुप होते हैं Z के? 0, 2Z, 3, सारे MZ, 4Z, 5Z, ये सारे सब ग्रुप ऐसे बढ़ाते जाओ, इनफाइनाइट बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, अब डेफिनेशन से देखते हैं। ठीक है, डेफिनेशन से क्या चीज़ देखते हैं यहाँ से कि इफ़ I इज़ एन, अगर I आइडियल है, इज़ एन आइडियल ऑफ R, रिंग R, ठीक है, नॉट रियल नंबर, इज आइडियल ऑफ R, देन I इज सब रिंग ऑफ R, सब रिंग ऑफ R। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि अगर वो आइडियल है तो वो सब रिंग होगी, पक्की बात है। ठीक है, कन्वर्स ट्रू नहीं है, बट अगर वो आइडियल है तो रिंग होगी, ये बात तो पक्की है। क्यों? डेफिनेशन से ही क्लियर है। आइडियल की डेफिनेशन क्या होती है? फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू I, A माइनस B बिलोंग्स टू I होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए आपके पास। ठीक है, और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी है कि आप कोई भी फॉर ऑल A बिलोंग्स टू आप I उठाओ, एंड फॉर ऑल R बिलोंग्स टू R उठाओ आप, जो R A है वो भी I को बिलोंग करना चाहिए। यही दो प्रॉपर्टीज़ हैं, R A या A R, जो भी जैसे भी आप कह रहे लेफ़्ट राइट के बाद, है ना, के बाद। ठीक है, अब अगर आइडियल है, ये आइडियल है तभी ये कंडीशन है, अगर आइडियल है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, अगर R आइडियल है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, और सबरिंग के लिए क्या चाहिए होता है? सबरिंग की डेफिनेशन क्या होती है? R सबरिंग कब होगी? R सबरिंग कब होगी? पहली प्रॉपर्टी तो ओके, देखो पहली तो उसने कॉपी पेस्ट ही आ गया सेम ही। ठीक है, 1 के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके पास रिंग में भी चाहिए होती है, ये आपको इसमें भी चाहिए होती है, आइडियल में भी। दूसरी उसमें वो कहता है कि 2 एलिमेंट अगर मैं I से उठाऊंगा तो I भी मिलनी चाहिए। तो ये तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रिजल्ट है वो तो इन जनरल ट्रू है ना। यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है फॉर ऑल R बिलोंग्स टू R, I भी किसका सबसेट? R का, तो R में वो एलिमेंट भी आएंगे ना जो I में आएंगे। तो इसका मतलब अगर फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू I होगा तो पक्का A, B भी I में ही जाएगा, क्योंकि यहाँ तो उसने बोला कि सभी R के लिए ट्रू है, तो I भी तो हम इधर से ही ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सबरिंग, देखो सबरिंग की जो डेफिनेशन होती है, सबरिंग उसमें वो कहते हैं कि I को मैं सबरिंग तब बोलूँगा जब A माइनस वाई बिलोंग्स टू I होगा, फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू I, और R A बोलूँ या A R बोलूँ, ये भी क्या होगा? बिलोंग्स टू I होगा। फॉर ऑल यहाँ पे A भी और R भी दोनों I को बिलोंग करते हैं सबरिंग के केस, सॉरी सबरिंग के केस में। ठीक है, आइडियल के केस में क्या होता है? आइडियल केस में बोलते हैं कि A माइनस बी बिलोंग्स टू I, फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू I, और सेकंड प्रॉपर्टी जो होती है वो कहती है कि R A बिलोंग्स टू I, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू I एंड R बिलोंग्स टू R। अब बड़ी वाली कौन सी? देखो ये वाली सबरिंग वाली तो इसमें कंटेंट है ना, क्योंकि इसमें तो ये देखो A और I कहाँ से आ रहा है? I से, और I किसका सबसेट है? R का, और ये तो R के सभी R के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये वो उनके लिए भी करेगा जिनमें I कंटेंट होगा, I वाली वैल्यू इसके लिए भी होगा ना। तो इसका मतलब है ये जो है आइडियल जो बिगर देन हो गया, या इस आप ऐसे बोलो कि इस सबरिंग को उसने कंटेन कर लिया, ये इसकी जो प्रॉपर्टी है सेकंड वाली। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये आइडिया मिलता है
कि जो अगर आपके पास उसने कोई आइडियल दिया हुआ है, ठीक है, अगर मान लो कोई रिंग है और वो कह रहा है ये इसका आइडियल है, तो हमें ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि वो आपके पास वो आपके पास सब रिंग है या नहीं। तो वो डायरेक्टली उधर से निकल के आ जाता है कि अगर आर आपके पास, अगर आई आपके पास आइडियल है तो पक्का ये कंफर्म है कि आई जो है वो सब रिंग भी होगा, आई कैसा होगा, सब रिंग भी होगा, ठीक है। हालांकि कन्वर्स की बात करें दैट इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। अगर हम बोलें कन्वर्स की बात करें तो कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। जैसे मुझे पता है z इज़ सब रिंग ऑफ जेड आई, सब रिंग है ये, क्यों? क्योंकि दो एलिमेंट उठाओ z के, फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू z। पहली प्रॉपर्टी तो ये कहती है, ये तो सेटिस्फाई करती है। सेकंड कहती है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू z, ए डॉट बी भी z में आना चाहिए। तो ये सब रिंग में तो कोई इशू ही नहीं है। देखो सब रिंग में तो ये दो प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करती हैं। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा, किसकी बात करूँगा, अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे सब आइडियल की, अगर आइडियल की बात करें तो आइडियल में पहले में तो कोई इशू नहीं है, सेकंड में इशू आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ हम कहते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई और आर बिलोंग्स टू, यहाँ देखो यहाँ आई क्या है, यहाँ आई है जेड और यहाँ आएगा जेड आई। तो क्या आना चाहिए था, आर ए जो था वो जेड में आना चाहिए था। पर प्रॉब्लम ये आती है अगर मैं आर की वैल्यू ले लूँ अयोटा, अयोटा इसमें आता है, और z की वैल्यू ले लूँ 1, तो 1 और अयोटा डज नॉट बिलोंग्स टू z। तो इसका मतलब है दिस इज़ नॉट द आइडियल। सो दैट मीन्स z इज़ नॉट आइडियल ऑफ zi। however z is subring of zi। तो कन्वर्स ट्रू नहीं है। तो आराम से आप कर सकते हो अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है तो, ठीक है। सो आई होप सो दिस इज़ क्लियर बाय नाउ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि कितनी सब रिंग्स हैं भाई, कितने आइडियल हैं भाई, ठीक है। अगर कोई रिंग दी है तो कितने आइडियल होंगे। इसको देखो, अगर आर मेरे पास कोई रिंग है तो जैसे ग्रुप में था, दो ग्रुप्स तो हमेशा में, सब ग्रुप हमेशा मिलते थे, वैसे दो आइडियल तो हमेशा मिलते हैं। कौन से? एक तो ये और दूसरा आर खुद, दो तो हमेशा मिलते हैं, दो में तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो हमेशा मिलते ही हैं, ठीक है। चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है ये तो, ठीक है। तो ये तो हमेशा ट्रू है। उसके अलावा कौन से पॉसिबल है कि इसके ज़्यादा, इससे अलावा कुछ हो सकते हैं और? तो एक तो ये बात पक्की है कि अगर आपके पास Q की बात कर लें, ZI की बात कर लें, R की बात कर लें, तो इनके पास दो ही होते हैं। एक तो ये खुद ज़ीरो और एक वो खुद, एक तो ज़ीरो और एक ये खुद, एक ये ज़ीरो और एक ये खुद। तो इनके पास तो ये दो ही होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो क्या है, एक और रिज़ल्ट है। इफ़ I is an ideal of R and अगर मान लो 1 belongs to I कर जाता है, बोलने का मतलब है कि अगर यूनिटी एलिमेंट जो है चला गया आइडियल में, देन ये कन्फर्म हो जाता है दैट I इज़ इक्वल्स टू R। और इजी भी है, सेकंड प्रॉपर्टी काफ़ी हेल्प करती है आपको, सेकंड ही हेल्प करती है। क्यों? सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो I आइडियल है, प्रूफ इसका बहुत आसान सा प्रूफ है इसका। कैसे? अगर I आइडियल है, ठीक है, उसने दे रखा I क्या है मेरे पास, आइडियल, ठीक है। 1 बिलोंग्स टू I है, ठीक है। अगर आइडियल है तो मुझे ये तो पता है कि I इज़ अ सबसेट ऑफ R। एक चीज़ तो क्लियर है। अब मुझे बताना कि R इज़ कंटेंड इन I, यही बताना रह गया, ठीक है। नाउ अगर मैं एक एलिमेंट ले लूँ R इसका, R का, ठीक है, सच दैट R डॉट 1 बिलोंग्स टू I, ट्रू है क्योंकि 1 किसको बिलोंग कर रहा है, I को, और I डॉट 1 हमेशा I में जाता है क्योंकि आइडियल है वो। तो इसका मतलब यहाँ से क्लियर हुआ कि R किस में चला गया, I में। अब इससे देखो क्या, कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, एक एलिमेंट, जनरल एलिमेंट उठाया हमने R से और हमने बोल दिया कि वो R I में है। इसका मतलब R कंटेंड हो गया I में,
तो इसका मतलब है I इज़ इक्वल्स टू R कब, जब 1 चला जाता है, अगर यूनिटी एलिमेंट गलती से भी आइडियल में चला गया तो। क्लियर हो गया। अब देखो कई बार क्वेश्चन देखो ऐसे ट्रिकी से क्वेश्चन बना देता है कि ये है आपका आइडियल, आपका ये है A1 A2 A3 A4 ऐसे बना दिया और बोल दिया बी एन आइडियल ऑफ आर। देन अब ऑप्शन बना दी कैसे, आई इज़ कंटेन्ड इन आर, सेकेंड आर इज़ कंटेन्ड इन आई, ठीक है, थर्ड है आर इज़ इक्वल्स टू आई, ठीक है, ऐसे बना दिया। तो ये तो होल्ड करती ही हैं, अगर मल्टीपल करेक्ट है तो ये तो मुझे पता ही तो होल्ड करता ही है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। पर इस केस में 1 बिलोंग कर रहा है किसको, आई को, तो इसका मतलब आर भी कंटेंट होगा और ये भी होगा, बराबर तो होगा ही वो। तो अगर मल्टीपल करेक्ट है तब तो सारे ठीक होंगे, ठीक है। तो ऐसे हम ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बचा है, देन वी विल फिनिश दिस टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कि वही अगेन MZ पे चर्चा आती है, ठीक है, कि अगर आई MZ है, MZ का मतलब क्या होता है कि M से जनरेट हो रहा है वो, इज़ एन, ये हम करके हुए हैं, इज़ एन आइडियल ऑफ Z, Z का आइडियल होता है ZN, ठीक है, ZN का आइडियल होता है, ठीक है। Z में भी चर्चा करके आए हैं हम ये, ठीक है। अब प्रूफ कैसे करना है इसका, आई इज़ इक्वल टू, अगर M से जनरेट हो रहा है इसका मतलब वो M A टाइप होगा कुछ, A कहाँ से आएगा, Z से, ZN से, ठीक है, ऐसे ही होगा अगर M से जनरेट हो रहा है वो तो, ठीक है। नाउ फर्स्ट मुझे ये तो पता है कि M जो है वो सब रिंग तो है, सब रिंग ऑफ ZN, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी बताना बचती है, मतलब अगर A बिलोंग्स टू MZN है, ठीक है, तो X की वैल्यू किसके बराबर होगी, MA टाइप कुछ होगा पक्का, ठीक है। और R मैंने उठा लिया ZN से, सच दैट अब मुझे बताना है कि RX क्या होगा, ये XR क्या होगा, RX किसके बराबर आएगा, RMA, ठीक है, RMA। अब M कॉम्यूटेटिव रिंग है, R इसको ऐसे लिखो AR को A डैश मान लो, तो MA डैश आ गया, और A डैश क्या है, इंटीजर, तो ये तो ऐसे यही बन गया ना, इंटीजर तो कुछ भी हो सकता है ZN से, तो इसका मतलब ये किस में बिलोंग कर गया, MZN को। तो इसका मतलब है कि आपका जो रिंग है ये, ठीक है, M से जो ये आपके पास आपने इससे M से जो जनरेट करवाया है ये आइडियल बनेगा किसका, ZN का, ठीक है। देयरफॉर यहाँ से अभी ये बोल सकते हो कि MZN, ठीक है, जो कैसे हो रहा है, जो M से जनरेट हो रहा है इज़ एन आइडियल ऑफ ZN, ठीक है। तो नोट ये आता है दैट एवरी सब रिंग ऑफ ZN इज़ एन आइडियल ऑफ ZN, कि जो भी सब रिंग आप ले लो ZN की वो हमेशा आइडियल बनाएगी। और कितनी सब रिंग होती हैं ZN की ये हम करके आए हैं, ये हैं tau n, जितने उसमें सब ग्रुप्स होते हैं, और सब ग्रुप्स कितने होते हैं, जितने आपकी जितने tau n होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ आइडियल्स की बात करेगा, जैसे मान लो Z40 में तो कितने आएंगे, tau 40, तो दैट इज़ 2⁻³ इंटू 5 tau, तो 3 + 1 और 1 + 1 दैट इज़ 4 इंटू 2 दैट इज़ 8, तो 8 आइडियल्स मिलेंगे आपको, ठीक है, क्लियर। अब कई बार ऐसे पूछ देता है कि हाउ मैनी आइडियल्स इन Z100 ऑफ ऑर्डर 25 ऑर्डर के कितने आइडियल होंगे Z100 में। तो हमको पता है कि यूनिक ही सब ग्रुप मिलता है हर ऑर्डर का,
ठीक है। तो 25 ऑर्डर का भी यूनिक ही मिलेगा, इसका मतलब इसका मतलब है कि आपके पास Zn का भी यूनिक आइडियल ही मिलेगा। क्लियर हो गया? ठीक है। अब कितने आइडियल हैं, जैसे हम अब क्वेश्चन अब वही ना बार बार ग्रुप्स जो हम करके आए उसी में आ जाते हैं कि कितने आइडियल होंगे इसके पास। तो कितने डिवाइजर्स हैं, 1p स्क्वायर। ठीक है। अगर स्पेसिफिक ऑर्डर का p का पूछता है तो उसका भी यूनिक मिलता है। ठीक है। तो वैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? ठीक है। अब जैसे हमने एक सब रिंग की चर्चा करी थी कि अगर A बिलोंग्स टू Zi है तो AZI भी क्या बनेगी, सब रिंग। ये हम चर्चा करके आए हैं पहले ऑलरेडी। ठीक है। तो यहाँ ये आइडियल भी बनाती, दिस फॉर्म्स अ आइडियल एज वेल, तो ये आइडियल भी बना देती है। ठीक है, सेम ऑन द सेम लाइन प्रूफ है, इसको आप करना। ठीक है। तो ये आइडियल भी बना देती है। क्लियर? ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मान लो मेरे पास अगर 1 बिलोंग्स टू Zi है, करता है बिलोंग। ठीक है। देन I, अगर मान लो मैं आयोटा से जनरेट करवाता हूँ तो क्या बनेगा, आयोटा और यहाँ Zi, जैसे Zm वाला केस आता है वैसे आएगा, इज एन आइडियल ऑफ Zi। जैसे सब रिंग्स जनरेट कर रहे थे हम, वैसे हम यहाँ सब रिंग्स बना रहे थे ना, वहाँ रिंग दी थी सब रिंग्स बना रहे थे, इसमें Zi में हमने चर्चा करी थी। तो सेम वहाँ पे अभी क्या हम आइडियल्स भी बना सकते हैं ऐसे। ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स उठाते जाओ और उससे डिफरेंट डिफरेंट आइडियल्स जनरेट करते जाओ। ठीक है। नाउ एक और चीज़ है, अगर I Z है, ये भी आपके पास, ये क्या बनेगी, IZI, इज दिस इक्वल्स टू Zi और समथिंग एल्स। ठीक है। देखो क्या है, IZI का क्या मतलब कि क्या आएंगे इसमें, I और A आएंगे। यहाँ A क्या है, A है एलिमेंट्स ऑफ Zi। कंफ्यूज नहीं होना है, ये वैसे ही है। देखो जैसे MZ लिखता हूँ, MZ का मतलब होता है MA और A आता है Z से, तो सेम पैरेलल सेम नोटेशन है, ऐसे यही होगा, और कुछ तो नहीं होने वाला। नाउ अगर IZI जो है माइनस IZI भी बिलोंग करेगा, एंड I बिलोंग्स टू IZI। ठीक है। अगर IZI में है तो माइनस IZI भी होगा। ठीक है। सब रिंग तो बनाते ही हैं वो। ठीक है। A माइनस B। ठीक है। तो I माइनस I भी इसमें होगा। नाउ इसका मतलब है इन दोनों का प्रोडक्ट भी करूँगा, दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू IZI। ठीक है। क्योंकि आइडियल है ना, आइडियल में तो हम करते हैं एक रिंग का एलिमेंट ले लो, एक वैसे नॉर्मल एलिमेंट ले लो, वो मल्टीप्लाई कर दो उनको। ठीक है। और सब रिंग है तो आप सेम एलिमेंट्स के साथ भी देख सकते हो, सब रिंग तो बनाती है वो ना। सब रिंग तो हमने करी चर्चा है ना कि A B दो एलिमेंट उठाओ सब रिंग से। ठीक है। Zi से तो A भी बिलोंग करना चाहिए, तो वही सेम तो लिखा है मैंने। इसका मतलब यहाँ से मुझे ये पता चला कि 1 बिलोंग्स टू, इससे मुझे मैंने क्या पता लगा ली कि दैट 1, ये वही रिजल्ट है जो हम अभी किए। इसका मतलब इसका मतलब है सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब 1 बिलोंग्स टू IZI। अगर कभी भी यूनिटी आइडियल में आ जाए तो इसका मतलब IZI किसके बराबर हो जाता है, रिंग के बराबर। यही हम पीछे करके आए, इसलिए हमने लिखा है कि अगर जैसे यूनिटी एलिमेंट इसमें आ गया तो ये इसमें चला जाता है। ठीक है। अब सिमिलर ये है प्रूफ माइनस IZI के लिए, कई बार आपको पूछ ले वो। ठीक है। तो ये भी Zi के बराबर ही होता है। ठीक है। -1 Zi ये क्या जनरेट करेगा, ये आइडियल क्या आएगा निकल के, तो ये भी Zi आएगा। ज़रूरी नहीं है सेम ही जनरेट कर दे, जैसे मैं अगर Z की बात करूँ। ठीक है। तो Z में आप अलग अलग आइडियल्स बनाते हो, 2Z 3Z 4Z। ठीक। अगर मैं 1Z ही बना दूँ, 1Z से ही देखो, 1Z अगर मान लूँ 1 और Z में ये बोलूँ ये क्या बनेगा, तो ये तो Z ही बनेगा ना। तो वही सेम केस है इस केस में। ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। सो दिस इज़ इट।
ठीक है. Here now from here onwards we will in the next lecture we will see what a field is. ठीक है. We will move further from here. ठीक है. So thank you so much. If you still feel that you have any issues in any concept or any problem, then please do comment in the comment section. I'll look into it and answer as soon as possible. Thank you so much. See you in the next video.